हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2 4 5 चैप्टर नहीं बल्कि सारे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में और जो आपके सिलेबस में नहीं भी उनके एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपकी पढ़ाई बेहतर हो सके और वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी एजुकेशन मिलती है क्वालिटी वीडियोस के साथ मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे बिल्कुल मुफ्त में। स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर। और क्लास 12 केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जो हम लोग देख रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिस चैप्टर का नाम है, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बारे में बहुत डिटेल में जाना और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में जाना। अब इस वीडियो में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की। मतलब अब आपको यह पता है कि एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो होता है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन मतलब सिंपल नमक वाला जो पानी होता है, वो नमक वाला पानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में सक्षम होता है। मतलब अगर आप उसको इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्ट कर दोगे तो वो एक सर्किट कंप्लीट मान लेगा और उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। किसके अंदर से? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर से। अब जब हमने कहा कि भैया इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर से अगर कोई भी करंट पास हो सकता है तो ये करंट के सारे नियमों को पालन करेगा। और करंट के सारे नियम में सबसे इंपॉर्टेंट नियम कौन सा है? ओम्स लॉ, जो ये बताता है कि जितना ज्यादा वोल्टेज अक्रॉस द वायर या अक्रॉस एनी कंडक्टर होगा उतना ज्यादा उसके अंदर करंट फ्लो करेगा। और उसी से एक रेजिस्टेंस का कंसेप्ट आता है। लेकिन ये सारी बातें तो बच्चों हम लोगों ने सॉलिड कंडक्टर के लिए मानी है। कौन से कंडक्टर के लिए मानी है? सॉलिड कंडक्टर। अब सॉलिड कंडक्टर क्या होता है? जैसे मेटल कंडक्टर्स हैं, जैसे आपके घरों में जो वायरिंग्स हुई हैं, वो सब सॉलिड कंडक्टर्स हैं। तो क्या ये सारे कंसेप्ट और सारे लॉ एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन पे भी लागू होंगे? क्या यही ओम्स लॉ, क्या वही उसके द्वारा निकलने वाला रेजिस्टर और रेजिस्टिविटी, क्या वही उसके रेसिप्रोकल में निकलने वाला कंडक्टर और कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन पे भी लागू होंगे क्या? तो जवाब है बिल्कुल हां, यस, लागू होंगे। और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर भी ओम्स लॉ, रेजिस्टर, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी जैसे टर्म्स का प्रयोग किया जाता है। और उन्हीं टर्म्स को उनकी डेफिनेशन के साथ और उनके कंसेप्ट के साथ हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाएगी कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस की। क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की बात इतनी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं करंट को रोकने वाली कोई बात करूं। कंसेप्ट समझ लेंगे लेकिन हम करंट को रोकने वाली कोई बात नहीं करेंगे, हम करंट को फ्लो करवाने वाली बात करेंगे। और जिसका मतलब होगा कंडक्टिविटी, या जो ऑफर्ड होती है जो प्रॉपर्टीज है वो होती है कंडक्टेंस। तो कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस की बात करेंगे। और किसकी? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ध्यान है ना, दिमाग में जब भी ये वर्ड बोलूं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन तो आपके दिमाग में कंटेनर आना चाहिए, एक बर्तन आना चाहिए जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और उस पानी में नमक डला हुआ है। बस नमक का पानी जो है ना वो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। बस यही दिमाग में आना चाहिए। क्लियर हो गया? तो आइए बात करते हैं। इस वीडियो में बहुत सारे कंसेप्ट और बहुत सारी डेफिनेशंस इस वीडियो में देखने को मिलेगा, जो आने वाले जो टॉपिक्स होंगे, जो न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक्स होंगे, उनमें बहुत मदद करेगा। तो ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बात करते हैं अगले कंसेप्ट पे। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों ओम्स लॉ की। क्या होता है ओम्स लॉ? ओम साहब ने एक लॉ दिया था, उनने सिंपल शब्दों में कहा था जितनी बड़ी बैटरी लगाओगे वायर के अक्रॉस उतना ज्यादा करंट मिलेगा। कॉमन सेंस की बात है भैया, जितनी ज्यादा बैटरी मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट अक्रॉस द वायर फ्लो होगा। मोर इज द वोल्टेज अप्लाइड, मोर विल बी द करंट फ्लो। क्लियर हो गया? तो क्या बोला? द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट मतलब एक वायर है और वायर के अक्रॉस अपन ने क्या लगा दी? एक बैटरी लगा दी। ये बैटरी लगा दी एक, और ये जैसी बैटरी इसके वायर के अक्रॉस लगी है, तो जैसी ये बैटरी इस वायर के अक्रॉस लगी तो जितना ज्यादा वोल्टेज इस बैटरी का होगा, क्योंकि बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी तो कुछ वोल्टेज अपने साथ रखेगी, तो जितना ज्यादा ये बैटरी वोल्टेज रखेगी उतना ज्यादा इस वायर के अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा होगा, उतना ज्यादा इस वायर के अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा होगा। दैट्स इट। इसीलिए कंसेप्ट बना दैट करंट, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। एक्चुअली बच्चे इसको पढ़ते करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ऐसा होता नहीं है। ठीक है? मतलब पढ़ने में यह आता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि सही क्या है? करंट एक्चुअली वोल्टेज पे डिपेंड है, तो करंट प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के। एंड वोल्टेज इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी।
वोल्टेज इंडिपेंडेंट है, वो इस बात पे निर्भर करता है कि कितनी वोल्टेज की आपने बैटरी लगाई है, कितनी बड़ी बैटरी लगाई है। और वोल्टेज के दम पर कौन निकलेगा? करंट निकलेगा। तो करंट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज, ये कंफर्म है। एंड वोल्टेज डज नॉट डिपेंड ऑन करंट, करंट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज। तो भैया I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन को ओपन करोगे तो V इक्वल टू IR आएगा, जिसको आप ओम्स लॉ बोलते हो। दिस इज कॉल्ड V इक्वल टू IR, ये ओम्स इक्वेशन है। जहां V कुछ नहीं है, वोल्टेज अक्रॉस द वायर, I is the current flowing in that wire, and R is the resistance offered by that wire. R is the resistance offered by wire. तो यहां पर जो R है, that is resistance जो उस वायर के द्वारा ऑफर्ड किया गया है, जिसके अक्रॉस करंट फ्लो है। रेजिस्टेंस बोले तो सबको पता है, 10th क्लास में डिटेल में पढ़ा है। करंट के बहाव को कंडक्टर का एक हिस्सा रोकने की कोशिश करता है। मतलब करंट का जो बहाव है, जो कंडक्टर के अंदर से फ्लो हो रहा है, वो एकदम फ्रीली फ्लो नहीं हो सकता। उसको कंडक्टर की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रोकने का प्रयास करती हैं, दैट इज विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। कंडक्टर की इस प्रॉपर्टी को बोल दिया जाता है रेजिस्टेंस, और ये ओम्स लॉ में इंड्यूस होता है एज अ कांस्टेंट, क्योंकि जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन को ओपन करोगे तो रेजिस्टेंस नाम का एक कांस्टेंट आएगा, जिसको आप आर बोलते हो, आर से डिनोट करते हो, और ये वेरी करता है कंडक्टर टू कंडक्टर। हां, इसकी वैल्यू जो है वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करती, ये बात याद रखना। मतलब आप सोचो, एक वायर में आपने एक बैटरी लगाई और एक करंट निकाला, करंट मिला, और आपने उसका रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया कि सर इस वायर के द्वारा ये रेजिस्टेंस मिल रहा है। अब आप सोचो कि इस बैटरी की जगह कोई बड़ी बैटरी इसी वायर में लगा दो, तो लगा दो आप, और ये उम्मीद करो कि रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बैटरी के ऊपर चला ही नहीं था, क्योंकि रेजिस्टेंस बैटरी का था ही नहीं। रेजिस्टेंस तो किसका था? वायर का था, कंडक्टर का था, जो उसके अंदर से, जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा था। तो सिर्फ रेजिस्टेंस तभी बदलेगा जब तुम वायर बदल दोगे। बैटरी बड़ी लगा दो, बैटरी छोटी लगा दो, रेजिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ करंट पर असर पड़ेगा। लेकिन अगर वायर ही बदल दिया तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ना वोल्टेज पे डिपेंड करता है, ना करंट पे डिपेंड करता है, बल्कि वो डिपेंड किस पे करता है? नेचर ऑफ द कंडक्टर पे। किस पे करता है? नेचर ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का नेचर कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? सो आर इज द रेजिस्टेंस जो कि नेचर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। सो आर इज द रेजिस्टेंस एंड इज द मेजर ऑफ द हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को रोकने में जो रुकावट उसने पैदा करी, उस रुकावट का मेजरमेंट है ये रेजिस्टेंस। और ये कंडक्टर रोकता है, बैटरी नहीं रोकती। बैटरी तो बोलती मैंने तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, तो वो जो वायर जिसके अक्रॉस बैटरी लगाई गई है, वो वायर रोकता है उस करंट को अपने अंदर से फ्लो होने में। वैसे एक चीज देखा जाए तो ये किसी भी मोशन में पॉसिबल होता है। जैसे आप कहते हो ना फ्रिक्शनल फोर्स, क्या है फ्रिक्शनल फोर्स? अगर कोई मैकेनिकल मूवमेंट हो रहा है तो उस मैकेनिकल मूवमेंट को रोकने वाली जो फोर्स होती है उसको फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। यही करंट का फ्रिक्शन है। रेजिस्टेंस जो है करंट का फ्रिक्शन है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो बेसिकली ये बात होती है रेजिस्टेंस की। और जब हम ओम्स लॉ से इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ प्लॉट होता है V वर्सेस I, मतलब जहां पर आप y एक्सिस पे V ले लेते हो और x एक्सिस पे आप I यानी कि करंट ले लेते हो। तो जब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखा हुआ है और V इक्वल टू IR का फॉर्मूला बना हुआ है, सो यू विल ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन। तो आपको एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो ये दर्शाएगी कि जो करंट है वो वोल्टेज से बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, या जैसे जैसे वोल्टेज घटाते जाओगे तो करंट की वैल्यू भी घटती जाएगी। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब आप चाहो तो इसका स्लोप भी निकाल सकते हो। स्लोप कैसे निकलेगा? ये एंगल होगा जिसको आप थीटा मान सकते हो, और यहां से आप स्लोप निकाल सकते हो, तो यहां से tan थीटा की एक वैल्यू आएगी। कहीं पर भी आप देख लो, जैसे पर्टिकुलर ये एक वोल्टेज पर ये करंट फ्लो हो रहा है, तो आप ये V मान लो और ये I मान लो, तो दैट विल बी tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? वोल्टेज, और I बेस क्या है? करंट I, तो V अपॉन I। तो tan थीटा जो हो गया वो V अपॉन I के इक्वल हो गया। और यहां से हमें पता है कि V अपॉन I जो होगा वो R के इक्वल होगा। कैसे? क्योंकि V इक्वल टू अगर IR है, सो दिस इंप्लाइज V बाय I इक्वल टू R। हालांकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं मैं, ये मैं आपको कंपेयर कर रहा हूं कि जो स्लोप होगा या जो टेंजेंट होगा इस कर्व, इस स्ट्रेट लाइन का, वो R के बराबर होगा। रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला मत मानना आप,
कई बच्चे गलती करते हैं, कई बच्चे बोलते हैं सर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V अपॉन आई। बच्चों, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, एक पर्टिकुलर केस के लिए आप निकाल सकते हो रेजिस्टेंस, में मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन रेजिस्टेंस का अगर आप ये फॉर्मूला मानते हो तो प्रॉब्लम ये होगी कि आप रेजिस्टेंस को बता रहे हो वो वोल्टेज और करंट पे निर्भर कर रहा है, जो कि मैंने अभी अभी कहा कि वो वोल्टेज पे निर्भर करता ही नहीं है बिल्कुल भी। बड़ी बैटरी, छोटी बैटरी, कितना बड़ा वोल्टेज, छोटा वोल्टेज, कुछ भी लगा दो, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिल्कुल सेम रहेगा, और सिर्फ तभी बदलेगा जब वायर ही बदल दिया जाएगा, क्योंकि वो नेचर ऑफ द कंडक्टर पे निर्भर करता है, वो उस वायर पे निर्भर करता है जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो उस वायर के नेचर पे चलती है। क्या फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का भी हम बात करेंगे, लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है, सारी बात करेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूं? ताकि मैं इसका स्लोप आपको कंपेयर कर सकूं। इसका जो स्लोप बनेगा, स्लोप बोले तो इसका जो एंगल बनेगा वो एंगल की मैं बात करना चाह रहा हूं। तो अगर इस एंगल से देखें तो टेंजेंट ऑफ थीटा क्या होगा? टेन थीटा परपेंडिकुलर विच इज V अपॉन बेस विच इज I। तो भैया ये परपेंडिकुलर हो गया, सॉरी ये V हो गया, ये परपेंडिकुलर है, और ये आपका I हो गया, तो फिर ये भी I होगा आपका। तो ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया? तो परपेंडिकुलर इज V अपॉन I, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो टेन थीटा होता है, और टेन थीटा V अपॉन I जो होता है वो R के भी बराबर होता है। V अपॉन I जो है वो R के भी बराबर होता है। इसका मतलब टेन थीटा R के बराबर है, मतलब इस लाइन का जो स्लोप होगा जो कि टेन थीटा होगा वो R के बराबर होगा। ये बात याद रखना, कई क्वेश्चन इससे बनते हैं, क्योंकि अगर आप स्लोप निकालना चाहते हो तो थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स R, टेन इनवर्स R। कंसेप्ट क्लियर हो गया? सो थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स R, और ये सारी चीजें आप इस ग्राफ से भी निकाल सकते हो, और ये आपका ओम्स लॉ है, और ओम्स लॉ से जुड़ा हुआ रेजिस्टेंस का कंसेप्ट है। अगेन, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विथ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन इटसेल्फ। जो करंट उसके अंदर ही बह रहा है, उस कंडक्टर के अंदर, उसको अपोज करने का एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और उसका फॉर्मूला आगे आएगा, लेकिन ओम्स लॉ के हिसाब से वो एक कांस्टेंट माना गया है कंडक्टर अगर सेम रखा है तो, और वो वोल्टेज और करंट पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। हालांकि फॉर्मूला जो है वो V अपॉन I आप मान सकते हो एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए, एक पर्टिकुलर केस में, लेकिन इसको मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं इसके स्लोप को कंपेयर कर सकूं। और जब हमने स्लोप को कंपेयर किया तो हमें पता चला टेन थीटा और R इक्वल निकलेंगे, क्योंकि V अपॉन I टेन थीटा भी है और V अपॉन I ओम्स लॉ के हिसाब से R भी है, तो टेन थीटा इक्वल टू R निकलेगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लो। अब बच्चों हम लोग थोड़ी सी आगे और बात करते हैं, और अब समझते हैं कि एक्चुअली रेजिस्टेंस है क्या और ये किस पे निर्भर करता है। ये तो समझ में आ गया कि कंडक्टर के अंदर का ही एक हिस्सा ऐसा है जो उसके अंदर बहने वाले करंट को अपोज करता है, उनका विरोध करता है कि करंट अंदर से फ्लो ना हो। लेकिन ये रेजिस्टेंस कंडक्टर का ही है, तो कंडक्टर के किन प्रॉपर्टीज पे निर्भर करता है? और कंडक्टर फिलहाल के लिए एक वायर है। हालांकि हम जो बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर तक आए नहीं है। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सॉलिड कंडक्टर, जैसे वायर हो गया, कोई भी मेटल हो गया, हम लोग अभी उसकी बात कर रहे हैं कंसेप्ट को समझने के लिए। फिर मैं इसको लिंक कर दूंगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के साथ। तो आइए देखते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। मतलब अगर आप रेजिस्टेंस पूछोगे किसी भी वायर का, तो वो वायर की लंबाई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ भैया? वायर की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, उस वायर के अंदर मौजूद रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। मतलब उसका जो विरोध पैदा करने की क्षमता है, इलेक्ट्रिक करंट के बहाव को जो विरोध करता है, वो विरोध करने की क्षमता ज्यादा होगी जितना बड़ा वायर होगा। तो छोटा वायर कम रेजिस्टेंस, बड़ा वायर ज्यादा रेजिस्टेंस, सिंपल। तो लेंथ ऑफ द वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वायर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोले तो सिंपल शब्दों में बोलूं तो वायर की मोटाई, वायर की चौड़ाई, वायर कितना मोटा है, और इस मोटाई से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जो रेजिस्टेंस है वो वायर की मोटाई से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट मींस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब जितना मोटा वायर होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा।
जितना पतला वायर होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। इसलिए आपने देखा होगा कभी भी जब इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसफर करना होता है थ्रू द मीडियम ऑफ सॉलिड कंडक्टर्स लाइक वायर्स, तो जनरली बड़े जगह पर जब आप ट्रांसफर करते हो तो आप मोटे वायर्स का इस्तेमाल करते हो, मोटे वायर्स, क्योंकि मोटे वायर्स के द्वारा जो अवरोध पैदा होगा वो इतना ज्यादा नहीं होगा जितना पतले वायर पैदा करेंगे। इसलिए मोटे वायर्स, क्योंकि मोटे वायर्स में रेजिस्टेंस कम होता है। क्लियर हो गया? और रेजिस्टेंस क्या करते हैं? हीट में कन्वर्ट करने लगते हैं। जो एनर्जी आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको रोककर उसको हीट में कन्वर्ट करने लगते हैं। तो आपका वायर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस गर्म भी होते हैं, इसलिए हीटअप हो जाते हैं जल्दी, और फिर बहुत बड़े उनके डैमेज होने का या किसी बड़े एक्सीडेंट का या किसी बड़े शॉर्ट सर्किट का चांसेस होता है होने का। तो इसलिए आप मोटे वायर यूज करते हो, मोटे वायर में रेजिस्टेंस कम मिलेगा, तो वो वायर के अंदर से करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। दोनों को कंबाइन करोगे तो R विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, और R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, तो एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाकर एक कांस्टेंट लगाओगे, वेयर कांस्टेंट इज नथिंग बट इट इज रो L बाय A, रो L by A, where rho is nothing but it is known as resistivity of the wire. It is known as resistivity of wire. Clear हो गया? So it is called resistivity of wire. अब क्या है resistivity? Explain करते हैं. But rho is another constant which is called resistivity of wire. ये वायर की resistivity है. क्या होती है resistivity? अभी मैं बात करता हूं. L क्या होगा यहां पर? Length of wire. So L is nothing but it's a length of wire, and A is nothing but area of cross section. So A is area of cross section of wire, कंसेप्ट क्लियर है? तो अगर मैं मान लूं ये एक मेरे पास एक कंडक्टर है, एक वायर है जिसकी लंबाई मेरे को L दे दी, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई ऐसी निकलेगी, रेक्टेंगुलर वायर मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए, तो ये चौड़ाई ऐसी निकलेगी, तो ये A है, और रो इसकी रेजिस्टिविटी, इस वायर की रेजिस्टिविटी रो है, तो इसके द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा वो होगा R इंटू रो L बाय A। ये रेजिस्टेंस इनके द्वारा ऑफर्ड होगा, दैट्स इट। अब यहां पर जो रो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको हम बोलते तो रेजिस्टिविटी है, लेकिन ये होती क्या है? ये रेजिस्टेंस के ही बराबर होती है, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू के इक्वली होती है जब रेजिस्टेंस एक ऐसे कंडक्टर का देखा जा रहा है, जब रेजिस्टेंस एक ऐसे कंडक्टर वायर का देखा जा रहा है, कंडक्टिंग वायर का, जिसकी लंबाई 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, कोई भी यूनिट लंबाई हो, और चौड़ाई 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई भी यूनिट चौड़ाई हो, तो जो रेजिस्टेंस उस वायर का ऑफर्ड होगा वही उसकी रेजिस्टिविटी मानी जाएगी। सिंपल। फिर से सुनो, रेजिस्टिविटी क्या है? यह रेजिस्टेंस की वैल्यू के बराबर ही है। कौन सी वैल्यू के बराबर? वो रेजिस्टेंस जो एक ऐसे कंडक्टिंग वायर का कैलकुलेट किया गया है जिस कंडक्टिंग वायर की लंबाई यूनिट लेंथ हो। अब यूनिट लेंथ आप कोई सी भी मान सकते हो, 1 मीटर मान लो या 1 सेंटीमीटर मान लो, चलो 1 मीटर मान लेते हैं, तो 1 मीटर की लंबाई हो और चौड़ाई 1 मीटर स्क्वायर की हो। अब चौड़ाई भी आपको फिर मीटर में लेनी पड़ेगी, तो 1 मीटर स्क्वायर की चौड़ाई हो, उस वायर के द्वारा जो भी रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा होगा वही उस वायर की रेजिस्टिविटी मानी जाएगी। सो इट इज बेसिकली द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट डायमेंशंस ऑफ वायर। इट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर, कंडक्टिंग वायर हैविंग यूनिट डायमेंशंस। आप ऐसा बोल सकते हो रेजिस्टिविटी को। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं रेजिस्टिविटी। जब तक आप रेजिस्टेंस का ये जो बेसिक कांसेप्ट्स मैंने आपको बताए, फॉर्मूलेज बताए, आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग रेजिस्टिविटी की भी बात करते हैं। अब बच्चों बात करते हैं रेजिस्टिविटी की, कि रेजिस्टिविटी क्या होगा। रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, यह बात याद रखना। अब वर्ड क्यों आ रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? क्योंकि रेजिस्टेंस ही है लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन का रेजिस्टेंस है। स्पेसिफिक कंडीशन क्या है? कंडक्टर, जो कि इस केस में अभी आपका वायर है, जो कि थोड़ी देर के बाद इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हो जाएगा, वो कंडक्टर का यूनिट डायमेंशन के द्वारा ऑफर्ड किया गया रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाता है।
यूनिट डायमेंशन स्पेसिफाई कर दिया ना, डायमेंशन यूनिट है, यूनिट डायमेंशन। अब यूनिट डायमेंशन में क्या होगा, लंबाई यूनिट होगी, बोले तो 1 होगी, 1 मीटर होगी, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी यूनिट होगा, बोले तो 1 मीटर स्क्वायर होगा। तो ये यूनिट डायमेंशंस के कंडक्टिंग वायर के द्वारा बताया जाने वाला रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी होता है, जिसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हो। क्लियर हो गया? सुनो मेरी बात को, R इक्वल टू रो एल बाय ए। अज्यूम कर लो लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर है, इनने 1 सेंटीमीटर मान ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम 1 मीटर भी मान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बातें में यूनिट डायमेंशन ही तो है। और एरिया कितना मान लिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो भैया रख दो R इक्वल टू रो इंटू 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 1 और 1 तो वैसे भी 1 ही रह जाएंगे, तो रो इंटू 1 रो रह जाएगा, तो R किसके बराबर आ जाएगा, रो के बराबर आ तो गया, तो R इक्वल टू रो। Thus, resistivity is nothing but resistance offered by a conductor of 1 centimeter length having the area of cross section of 1 centimeter square. Clear हो गया? So, resistivity is the resistance offered by a conductor or by a conducting wire having length of 1 centimeter and area of cross section equal to 1 centimeter square. या आप इसको यूनिट डायमेंशन बोल दो, ये लेंथ और एरिया अलग अलग ना बताते हो, आप यूनिट डायमेंशन भी बोल सकते हो, चल जाएगा। इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इसी को रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब लेकिन कई बार होता है कि सिर्फ जरूरी तो नहीं है ना कि वायर के अंदर यूनिट डायमेंशन ही हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि हर बार वायर के अंदर यूनिट डायमेंशन ही हो, मतलब उसकी 1 मीटर की लंबाई हो। भाई तुम्हारे घरों में जो वायर हैं तो 1 मीटर से कई लंबे वायर हैं, उनकी चौड़ाई भी जरूरी नहीं है 1 मीटर हो, उनकी चौड़ाई भी कुछ भी हो सकती है, तो फिर उनकी रेजिस्टिविटी क्या हो? देखो रेजिस्टिविटी तो वही होगी जो एक यूनिट डायमेंशन में होनी चाहिए। हां, अब तुम्हारे घर में अगर वो चीज नहीं है तो आप एक काम करो, रेजिस्टिविटी को L बाय A से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके घर का वायर का आप रेजिस्टेंस निकाल लोगे। तो इसीलिए आप अपने घरों के वायर का रेजिस्टेंस निकालते हो, जो कि रेजिस्टिविटी के मल्टीप्लीकेशन में कुछ होते हैं, क्योंकि रेजिस्टिविटी तो बिल्कुल आपकी तब होती है उस वायर में जो रेजिस्टेंस के बराबर होती है जब वायर आपके घरों में जो यूज हो रहा है वो 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर स्क्वायर की चौड़ाई का होता, या 1 सेंटीमीटर की लंबाई और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की चौड़ाई का होता। लेकिन यहां पर जरूरी नहीं ना आपके घरों में जो वायर है वो यूनिट डायमेंशंस के तो नहीं होते, इसलिए तो हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि रो रेजिस्टिविटी में मल्टीप्लाई कर देते हैं वो लेंथ जो आपके घरों में वायरों की है डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आपके घरों में वायरों की चौड़ाई है, तो अभी आप रेजिस्टेंस निकालते हो अपने वायर का। क्लियर हो गया? हां, अगर यूनिट डायमेंशन होंगे तो R इक्वल टू रो हो जाएगा, तो आपका रेजिस्टेंस, आपके घरों में वायर का रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के इक्वल आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है ये सारी चीजों का? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हां, अब चाहो तो तुम रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला यहां से भी बना सकते हो, रो इज इक्वल टू R इंटू A बाय L, तुम ये भी लिख सकते हो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, चल जाएगा। ठीक है, वो तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना था, इसलिए हमने डायमेंशंस को क्या मान लिया था, यूनिट मान लिया था। अगर आप रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देना चाहते हो तो R इंटू A बाय L कर देना। यहां कैसे हुआ, A ऊपर आ गया, L यहां नीचे आ गया, तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू R इंटू A बाय L, तो R इंटू A बाय L। संपट पड़ी रेजिस्टिविटी, कोई डाउट तो नहीं है रेजिस्टिविटी में? रेजिस्टिविटी सिंपल क्या है, रेजिस्टिविटी वायर के रेजिस्टेंस के बराबर ही होती है। कब होती है? जब उनके ऐसे वायर के अंदर देख रहे हो रेजिस्टिविटी जिसकी यूनिट डायमेंशन हो। क्लियर हो गया? तो R इक्वल टू रो होगा, और एल्स रो इक्वल टू R इंटू A बाय L का फॉर्मूला भी होता है, यही फॉर्मूला में याद रखना। यूनिट डायमेंशन में हम A1 रख देंगे और L1 रख देंगे, तो वही फॉर्मूला पुराना बन जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बात करते हैं। अब बच्चों थोड़ी सी आगे और बात करते हैं, और अब बात करते हैं कि हमें रेजिस्टर और रेजिस्टिविटी की कायदे में बात करनी नहीं चाहिए, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की बात करनी नहीं चाहिए। पूछो क्यों? यहां तुम करंट के बहाव की बात करना चाहते हो या करंट को रोकने की बात करना चाहते हो? सर करंट को बहाव की बात करना चाहते हैं, तो भैया फिर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी तो उसकी रुकावट वाली चीजें होती है। और अगर आप चाहते हो कि करंट को फ्लो करवाना है, जो कि आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करवाना है, याद करो आप केमिकल प्रोसेस करवा रहे हो, केमिकल रिएक्शंस करवा रहे हो, और उसके बदले में तुमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। गैल्वेनिक सेल की वर्किंग यही होती है।
जिसमें तुमने दो इलेक्ट्रोड्स को, दो मेटल इलेक्ट्रोड्स को उनके नमक के पानी के अंदर डिप करके रखा है तुमने नमक के पानी के अंदर डिप, और तुम ये साबित करना चाहते हो कि वो जो नमक का पानी है वो एक कंडक्टर है, तो तुम उसके अंदर के रेजिस्टर की बात मत करो। मतलब कर लो, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा, तुमसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा हूं कि रेजिस्टर की बात क्यों कर रहे हो क्यों नहीं कर रहे हो, वो भी जरूरी है अपनी जगह। लेकिन पहले हम जान ले कि भैया उन वायर का कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी क्या होती है। और अभी मैं वायर बोल रहा हूं क्योंकि ये चीजों को वायर के थ्रू कनेक्ट करना आसान है, लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूं, डिस्क्लेमर दे दूं, हमको वायर की आगे चलकर एप्लीकेशन नहीं देखनी। हम क्योंकि सॉलिड कंडक्टर लेकर नहीं आए, हम लेकर आए नमक का सॉल्यूशन, जो कि एक लिक्विड, कहने को एक एक्वस कंडक्टर है, जो कि एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर माना जाता है, और फिर ये चीजें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर पे ही लगनी चाहिए, तो वो लगाऊंगा मैं। लेकिन पहले हम जनरल केसेस में समझ ले, और अब बात करते हैं कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस क्या होता है? तो देखो, कंडक्टेंस का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ अ वायर और एनी कंडक्टर टू अलाउ द पासिंग ऑफ करंट थ्रू इट। मतलब करंट को अलाउ करना कि वो उसके अंदर से पास हो जाए, उसकी टेंडेंसी है। मतलब सिंपल, द ईज विथ विच द करंट कैन फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स कंडक्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस इसका अपोजिट होता है, जो बोलता है नहीं, करंट को रोकने की जो क्षमता है वायर की वो रेजिस्टेंस है। हमने कहा ठीक है, करंट को रोकने की क्षमता अगर रेजिस्टेंस है, तो करंट को पास होने देने की क्षमता कंडक्टेंस होगी। इसीलिए कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल माने जाते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट माने जाते हैं। इसीलिए जब आप कंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखोगे तो वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस आएगा। कंडक्टेंस को आप जी की से डिनोट करते हो, कई बुक्स में सी भी लिखा हुआ है, चलेगा, जी लिखो सी लिखो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जी और सी में से ही कोई एक लिखना। एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जी इक्वल टू 1/r। अब आप डेफिनेशन देखो, मेजर ऑफ द ईज बोले तो आसानी, with which current flows through a conductor. So it is basically a measure of the ease with which the current can flow through any conductor. और जब मैं any conductor बोलता हूं तो इसमें solid conductor, जो कि आपके घरों में वायर होते हैं, उनकी भी बात कर लेता हूं, और जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है, जो सेल्स हम यूज करते हैं, उन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की भी बात कर लेता हूं। तो अब मैं सिर्फ कंडक्टर बोलूंगा, आप दोनों को लेकर चलना, लेकिन याद रखना, ध्यान अपना इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर पे ही रखना, नमक के पानी पर, क्योंकि वही है हमारे लिए कंडक्टर। तो किसी भी कंडक्टर में उस आसानी का मेजरमेंट, जिस आसानी से कोई भी करंट उसके अंदर से फ्लो हो सके, उस आसानी के मेजरमेंट को हम बोलते हैं कंडक्टेंस, विच इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड डिनोटेड बाय G, एंड दैट इज व्हाई आई हैव रिटन G इक्वल टू 1/r। तो G जो हो गया वो यहां पर 1/r के इक्वल हो गया। क्लियर हो गया? यूनिट क्या होगी? अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। चलो कंडक्टेंस तो समझ लिया कि कितनी आसानी से वो आप फ्लो कर सकते हो इलेक्ट्रिक करंट, जबकि रेजिस्टेंस था कितनी आसानी से आप रोक सकते हो इलेक्ट्रिक करंट। दोनों अपोजिट बात थी, इसलिए रेसिप्रोकल आ गया, इसलिए फॉर्मूले में अपोजिट हो गया रेजिस्टेंस के। लेकिन अब रेजिस्टेंस की यूनिट, हालांकि हमने वहां पर बात नहीं करी, बट हमें पता है ओम्स लॉ के हिसाब से रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होनी चाहिए? ओम होनी चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस इज वोल्टेज अपॉन करंट, होता तो यही है। तो इट इज वोल्ट पर एंपियर, क्योंकि वोल्ट पर एंपियर बोले तो वोल्टेज की यूनिट वोल्ट है और करंट की यूनिट एंपियर है, तो वोल्ट अपॉन एंपियर, जिसको ओम साहब ने अपना नाम दे दिया था, और इसलिए इस यूनिट को बोल दिया ओम। इसलिए रेजिस्टेंस की यूनिट तो होती है ओम। लेकिन जब आप कंडक्टेंस की बात करते हो तो वो तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, तो उसकी यूनिट 1 अपॉन ओम होगी, मतलब ओम का अपोजिट होगी। तो इसीलिए इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स, ओम इनवर्स या 1 अपॉन ओम। तो 1 अपॉन ओम बोलो या ओम इनवर्स बोलो। अब कई बुक्स में ये जो ओम इनवर्स दिया हुआ है, इसको आप पलट के भी लिख सकते हो। ओम इनवर्स को पलट के क्या लिख सकते हो? MHO, मतलब OHM है तो MHO लिख दो, तो ये हो जाएगा मोह। ये एक और यूनिट है। हालांकि मैं ओम इनवर्स बोलूंगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, लेकिन बुक्स में मोह भी लिखा हुआ है, तो तुम मोह माया में ना आ जाओ। ये मत सोचना कि मां साहब ने कुछ बताया नहीं है। मोह भी क्या है? ओम इनवर्स को लिखने का तरीका है। इसके अलावा एक और यूनिट होती है जिसको बोलते हैं सीमन, सीमन, जिसको एस से डिनोट करते हैं। ये ओम इनवर्स के इक्वल होती है, मतलब 1 ओम इनवर्स इक्वल टू 1 सीमन, मतलब ओम इनवर्स को आप सीमन भी बोल सकते हो, SIEMEN ब्रैकेट में कैपिटल एस। तो कैपिटल एस कभी आए तो ओम इनवर्स होता है या मोह होता है। क्लियर हुआ कंडक्टेंस?
जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लो आप। तो ये हमने देख लिया कंडक्टेंस के बारे में, जो कि बिल्कुल क्या है, ऑपोजिट है किसका, रेजिस्टेंस का, यूनिट में भी, फॉर्मूले में भी और डेफिनेशन में भी। यूनिट क्या है इसकी, याद रखना, ओम इनवर्स, जिसको मो भी बोलते हैं, जिसको सीमन कैपिटल एस से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या है, कितनी आसानी से किसी भी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, इस बात का मेजरमेंट है कंडक्टेंस। कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं। अब इसी में आगे कंसेप्ट एक और आता है, जो कि आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टिविटी होता था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वैसे ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी होता है। क्या होती थी रेजिस्टिविटी, याद है कुछ? सर एक्चुअली ये आर के बराबर होती थी जब यूनिट डायमेंशन हो। मैंने कहा अच्छी बात है, यूनिट डायमेंशन नहीं रहा तो सर आर ए बाय एल लिख दो फिर। मैं कहा बढ़िया बात है, ये रेजिस्टिविटी होती थी। लेकिन अब जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी है वो इसका रेसिप्रोकल होगी। जैसे कंडक्टेंस रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, वैसे ही कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होगी रेजिस्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी इट इज नथिंग बट इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। अब रेजिस्टिविटी क्या थी, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। सेम कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। Conductivity is what conductance offered by a conductor having unit dimensions. तो जो कंडक्टेंस मिलेगा आपको एक ऐसे कंडक्टर से जिसका यूनिट डायमेंशन हो, जो कंडक्टेंस आपको मिलेगा एक ऐसे कंडक्टर से जो इसका यूनिट डायमेंशन हो, वो कंडक्टेंस उस कंडक्टर का कंडक्टिविटी कहलाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया। बस जो रेजिस्टिविटी थी ना वहां पर, उसका रेसिप्रोकल कर लेना सिंपल शब्दों में। सो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, उसका रेसिप्रोकल कर देना रेजिस्टिविटी का, तो आपका कंडक्टिविटी आ जाएगी। अब रेजिस्टिविटी क्या थी, रो से डिनोट करते थे, कंडक्टिविटी को आप कापा से डिनोट करोगे। कापा कुछ नहीं, के जैसा लगता है, बस थोड़ा सा इटैलिक के लगता है। इटैलिक के को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो तो वो कंडक्टिविटी बन जाएगा, कापा। इसको कापा बोलते हैं। सो कापा इज नथिंग बट इट इज 1 बाय रो, दैट इज 1 बाय रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या थी, R इंटू ए बाय एल। सो कापा विल बी इक्वल टू 1 बाय R इंटू ए बाय एल। तो ये L को ऊपर उचका दो तो L ऊपर चला जाएगा, तो इट विल बिकम 1 बाय R इंटू एल बाय ए। क्लियर हो गया, ये हो गया कापा। देखो इधर, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, डिनोटेड बाय कापा। कापा इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, वेयर रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल। ये हमको रो का फॉर्मूला पता था पहले से, रो ऊपर लिख दिया मैंने ब्लू कलर का। तो कापा विल बी इक्वल टू 1 बाय आर इंटू एल बाय ए। अब इसमें एक और चीज कर सकते हो आप, 1 बाय आर अभी थोड़ी देर पहले मुझसे पढ़ा इसकी पिछली वाली स्लाइड में। 1 बाय आर रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस। तो ये 1 अपॉन आर कुछ नहीं है, कंडक्टेंस है, तो आप इसकी जगह कंडक्टेंस लिख सकते हो। तो कापा का एक नया फॉर्मूला बन जाएगा जिसमें आ जाएगा जी क्या है, ये 1 बाय आर, ये जी है, इंटू एल बाय ए। नाउ एल बाय ए क्या होता है, सेल की भाषा में सेल बाय ए को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, सेल कांस्टेंट। मतलब ये एक सेल कांस्टेंट होता है क्या, एल बाय ए। तो जी इंटू क्या कर दो, सेल कांस्टेंट कर दो। ये हो गया आपका कंडक्टिविटी यानी कि कापा का फॉर्मूला। ये हो गया आपका कापा का फॉर्मूला, ये हो गया आपका कापा का फॉर्मूला। सो कापा इज इक्वल टू जी इंटू सेल कांस्टेंट, वेयर जी इज कॉल्ड द कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, जो कि एल बाय ए होता है। अब इसको सेल बाय कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी सेल के लिए ये एल और ए कांस्टेंट रहते हैं। याद रखना, किसी भी सेल के लिए, जैसे आप बात करते हो गैल्वेनिक सेल के लिए, तो ये सेल बाय, ये जो एल बाय ए होता है ये सेल कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है किसी सेल के लिए। समझाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। पहले आपको ये चीज सारी समझ में आई। कंडक्टिविटी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या थी सर, एक रेजिस्टेंस एक ऐसे वायर का था जिसके पास यूनिट डायमेंशन थी। तो फिर कंडक्टिविटी क्या होगी,
कंडक्टेंस होगी ऐसे वायर का जिसके पास यूनिट डायमेंशन है, कंडक्टेंस होगा ऐसे वायर का जिसके पास यूनिट डायमेंशन है। तो हमने कहा सर रेजिस्टिविटी को हम RA/L लिखते थे, हमने कहा और हम कंडक्टिविटी को 1/ρ लिखते, तो फिर हम उसको 1/RA इंटू RA/L लिखेंगे, जिसमें से L ऊपर चला जाएगा तो वो हो जाएगा L/A, और 1/R रहेगा। 1/R क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं। तो ये कंडक्टेंस हो गया जिसको हम G से डिनोट करते हैं, और L/A एक सेल का कांस्टेंट बन जाएगा जिसको सेल कांस्टेंट बोलेंगे, तो ये सेल कांस्टेंट होगा। क्योंकि किसी भी सेल में L/A कांस्टेंट रहता है। L/A क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। L/ क्या है? A क्या है? लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए ये कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अब तुम ये लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सब सोच तो रहे हो, लेकिन तुम्हारे मन में एक वायर चल रहा है, और मैंने कहा कि ठीक है वायर चल रहा है तो तुम कनेक्ट करने में आसानी महसूस कर रहे हो, तो अच्छी बात है। लेकिन ये बातें वायर के लिए इतनी नहीं होंगी जितने इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के लिए होंगे। तो अब ये समझना पड़ेगा कि ये L/A है क्या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में, क्योंकि यहां कोई वायर की लंबाई तो नहीं निकाल सकता, या यहां कोई वायर की चौड़ाई तो निकाल नहीं सकता। किसमें? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में, नमक के पानी में। ये तो सिर्फ वायर्स पर निकल सकती है जो अपने सॉलिड कंडक्टर्स में आते हैं, क्योंकि सॉलिड कंडक्टर्स में एक वायर की लंबाई निकाल सकते हो, वायर की चौड़ाई निकाल सकते हो। लेकिन हम तो नमक के पानी का सॉल्यूशन लेकर बैठे, और ये सारी बातें हम नमक के पानी के सॉल्यूशन के लिए ही कर रहे हैं। हालांकि जब हम पढ़ रहे हैं तो कनेक्शन जरूर हम एक वायर से देख रहे हैं उसका, क्योंकि हमें समझने में आसानी हो रही है, लेकिन हमें अप्लाई तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में करना है। तो फिर उस केस में L और A क्या होगा? वायर की लंबाई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किस चीज का होगा? क्योंकि यहां तो कोई वायर है ही नहीं ना नमक के पानी में। वो मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर सारी बात करते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं L/A का मतलब क्या है किसी भी सेल के अंदर। ध्यान से देखना मेरी बात को, यानी कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं सेल कांस्टेंट ऑफ अ सेल, सेल कांस्टेंट, जिसको क्या बोलते हो आप? L/A, जो L/A था। और ये कहां मिला, कहां था आपको? ये मिला था हमें कापा के फॉर्मूले में, क्योंकि कापा आ गया था 1/ρ, जो कि हमने लिख दिया था 1/R, क्योंकि L/A होता है, ये RA/L होता है ये, तो L आपने ऊपर भेज दिया, तो L ऊपर भेज दिया तो ये हो गया था, यहां L आ गया तो 1/R इंटू L/A, तो इसको आपने लिख लिया 1/R इंटू L/A। ये 1/R को आपने क्या मान लिया? कंडक्टेंस, तो इसको लिख दिया आपने G, और L/A को आपने लिख दिया सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो कापा का एक फॉर्मूला आपने बना लिया था जो कि G इंटू सेल कांस्टेंट था। सो G इंटू सेल कांस्टेंट, ये आपने एक फॉर्मूला बना दिया था। क्लियर हो गया? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो सेल कांस्टेंट है वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में होगा क्या, वो कैसे पता चलेगा, वो बता देते हैं आपको। मजेदार चीज है, मजा आएगी आपको ये जानने में। जब एक गैल्वेनिक सेल बनाते हो, मान लो एक कंटेनर मैंने ले लिया, एक ही कंटेनर में दोनों रिएक्शंस करवा देंगे। ये कंटेनर ले लिया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हमने ले ली। क्या ले ली? 2 इलेक्ट्रोड्स इसमें ले ली। एक ये इलेक्ट्रोड ले ली, और ये एक इलेक्ट्रोड ये ले ली। ये भैया 2 इलेक्ट्रोड से ले ली। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये चीजें तुम्हें आगे तक काम देने वाली है समझ के लिए। ठीक है, रटना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर समझना हो तो ये चीजें बड़ी काम की चीजें। तो ये मैंने 2 रॉड्स ले ली, जाहिर सी बात है, एक एनोड एक कैथोड, एक को बैटरी से कनेक्ट करना तो कर दो, नहीं करना डिपेंड करता है। लेकिन अभी मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि इसमें सेल कांस्टेंट क्या होगा। अब इसमें नमक का पानी भरा हुआ है, ये भैया नमक का पानी इसके अंदर डिप्ड है, ये नमक का पानी इसके अंदर भरा हुआ है। ठीक है, सो एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्ट है? अभी फिलहाल मैं कोई सॉल्ट नहीं ले रहा हूं, तो मैं AB सॉल्ट ले लेता हूं, जिसमें A विल बी एक्टिंग एज अ कैटायन जिस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और B विल बी एक्टिंग एज अ एनायन जिस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये A+ और B- है, एंड दिस A+ एंड B- इज
इसका एक्वस सोल्यूशन है, सो वी हैव एन एक्वस सोल्यूशन फॉर दिस। ठीक है, चलो ये यहां तक भरा हुआ है, मान लो ये पूरा यहां तक भरा हुआ है, बढ़िया बात है। अब ध्यान से देखना, इन दो प्लेन्स के बीच में, इन दो प्लेट्स के बीच में, ये जो आपको इलेक्ट्रोड्स दिख रहे हैं, जो दो प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स के बीच की एक डिस्टेंस होगी। क्या डिस्टेंस होगी? ध्यान से देखेंगे, ये डिस्टेंस होगी। दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ऑब्वियसली वो डिस्टेंस नीचे तक भी आ रही होगी, तो मान लेता हूं ये डिस्टेंस है जो दो प्लेट्स के बीच में, एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एल, जो कि लेंथ ऑफ द वायर होता था किसी मेटालिक कंडक्टर में, किसी सॉलिड कंडक्टर में। वो एल यहां पर दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी है। दिस इज द दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, ये एल हो गया। एंड व्हाट इज ए? दिस एल इंटू दिस विड्थ, जितना वो डिप्ड है, तो ये और ये जितना वो डिप्ड है। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब इसको थोड़ा सा थ्री डायमेंशनली समझो तो तुमको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझ में आएगा। जैसे एक ऐसी प्लेट है, ये इलेक्ट्रोड है, मान लो ये इलेक्ट्रोड है, तो कितना ये डिप्ड है, ये, और कितना पीछे तक डिप है, ये। तो दिस डायमेंशन विल गिव यू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिस इज एरिया। मेरी बात समझ में आई? जैसे आप किसी प्लेट को डिप करते हो तो कितना गहराई तक वो डिप है और कितनी चौड़ाई तक वो डिप है। मान लो वो, क्योंकि प्लेट है, कोई ऐसे डंडी थोड़ी ना है, वो प्लेट है, तो पीछे उसकी चौड़ाई भी है, तो कितनी चौड़ाई तक डिप थे, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब यहां पर जो डायमेंशन, क्रॉस डायमेंशंस बनेंगे, ये बनेंगे, और एक ऐसे पीछे जाओगे तो पीछे इसकी विड्थ मिलेगी। वो जो डायमेंशंस होंगे दैट विल बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आप उसको बोलते हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। और वो किसी भी सेल में, जैसे इस सेल में, तो वो इस सेल में कांस्टेंट है। ऐसा थोड़ी ना कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं, हमको मन करेगा कि अभी यहां तक डिप थी तो हमने उसको और नीचे तक डिप कर दिया, ऐसा थोड़ी ना होगा। तुमको एक बार उसको बस फिक्स कर देना होगा कि भैया इलेक्ट्रोड्स को इतना डिप कर दिया तो इतना डिप करके छोड़ दिया। अब उसमें इलेक्ट्रोड्स को लेकर कोई हलचल नहीं करोगे, तो कोई छेड़खानी नहीं चाहिए इलेक्ट्रोड्स को लेकर। तो इलेक्ट्रोड्स जैसी हैं तुम वैसी छोड़ देना इनको। कंसेप्ट क्लियर है? तो अब वो एक पर्टिकुलर लेंथ को डिप कर रही है और एक पर्टिकुलर विड्थ में भी डिप हो रही है, विड्थ भी डिप हो रही है ना उसकी। तो वो एरिया जो लेंथ डिप हो रहा है और जो पीछे तक जो विड्थ डिप हो रही है, वो बनाएंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। और दो प्लेट्स की लंबाई कितनी है? वो तो एल है ही, तो वो एल और ये ए, दिस एल बाय ए इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट, विच इज कांस्टेंट फॉर एनी सेल, विच इज कांस्टेंट फॉर एनी सेल। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहीं से अब रॉकेट साइंस वाली चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। तो तुम्हें सेल कांस्टेंट समझ में आ गया। तो सेल कांस्टेंट क्या हो गया? देख लो मेरी बात को, फिर से समझ लो अच्छे से, एक और बार अपन देख लेते हैं। ये एक इलेक्ट्रोड डिप किया हुआ है, ये एक और इलेक्ट्रोड डिप किया हुआ है। ये दो इलेक्ट्रोड किसी प्लेट के अंदर ऐसे डिप्ड थे। ठीक है, मेरा सवाल यह कि कितना गहराई तक ये डिप थे? सर इतनी गहराई तक डिप थे। बढ़िया बात। कितनी चौड़ाई तक डिप थे? सर इतनी चौड़ाई तक डिप थे। ये चौड़ाई थी जो डिप थी। तो ये दे देगी मेरे को दिस डायमेंशन इंटू दिस डायमेंशन ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये ए है। किसी वायर में वो चौड़ाई होता, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में ये जो इलेक्ट्रोड डिप हुई है, ये कितना डायमेंशंस, कितना एरिया इनका डिप हुआ है, उस एरिया का मेजरमेंट, उस एरिया का डायमेंशन है ये ए डिप हुआ है। और देखना, अगर इसका ए डिप हुआ है तो भैया इसका भी ए डिप हुआ होगा 100%। मतलब ऐसा नहीं होता कि इसका कुछ और है। हम हालांकि एक इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं तो हम इसी इलेक्ट्रोड को देखते हैं। दूसरा, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की भी कुछ दूरी होगी ना। ये रही इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी, ये रही, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एल। तो ये एल हो गया। ठीक है, अब तुम अगर इनको ध्यान से देखो तो ये एल तो कांस्टेंट है ही, दोनों इलेक्ट्रोड्स ऐसे थोड़ी ना कि तुम दूर कर रहे हो पास कर रहे हो, ऐसा झूला थोड़ी ना झूल रहे हो, वो तो फिक्स है ही। और एरिया भी फिक्स है, मतलब ऐसा थोड़ी ना कर रहे हो कि तुम नीचे कर रहे हो फिर ऊपर कर रहे हो, नीचे कर रहे हो ऊपर कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कर रहे तुमने ये दोनों फिक्स कर रखे। इसलिए एल भी फिक्स है, ए भी फिक्स है, जो कि दोनों का रेशियो भी फिक्स होगा, जिसको हम एक कांस्टेंट बोल सकते हैं, जिसको हम सेल कांस्टेंट बोल चुके हैं। खत्म हो गई वो बात। तो लेकिन अब एक नई बात सुनो मेरी बात। अगर इन डायमेंशंस को देखोगे तो तुम यहां पर क्या कर सकते हो, एक क्यूब बना सकते हो। मतलब अगर कोशिश करो तो देखो क्यूब कैसा बनेगा, एक ये बन गया,
और एक कुछ ऐसा क्यूब बन जाएगा। अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो ये एक ऐसा क्यूब बन जाएगा, ये जो कि एल जिसकी लेंथ होगी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा इसके पास जो कि ए के बराबर होगा। ये क्यूब बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। फिर से बना दूं, देखो, क्योंकि ये बहुत समझना जरूरी है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत होगी। फिर से बना देते हैं, कोई बात नहीं। यहां पर देखें, मेरे पास कंटेनर, एक कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड्स हैं। एक इलेक्ट्रोड ये बनाई मैंने, देखो ध्यान से, ये एक इलेक्ट्रोड बनाई, एक इलेक्ट्रोड ये बनाई, ये एक इलेक्ट्रोड बनाई। दोनों को डिप कर दिया अपन ने किसी कंटेनर में, तो ये दोनों को डिप कर दिया और ये इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर भर दिया, ये इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। अब मेरी बात को ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। जब आप डिप करोगे तो इसके अंदर एक वॉल्यूम बनेगा जो अपने अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट रखेगा। ये वॉल्यूम बनेगा कुछ जो अपने अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट रखेगा। वो वॉल्यूम कैसे बनेगा, बस खेल उसी को समझने का है। देखते चलो वो वॉल्यूम कैसे बनेगा। वॉल्यूम कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूं। एक ये ध्यान से देखेंगे, ये एक स्क्वायर बन रहा है और ये एक स्क्वायर। अब देखना, ध्यान से देखना, ये रहा वो चीज जो बननी चाहिए। ये वो एक यूनिट वॉल्यूम बन रहा है। मतलब समझना, ये इलेक्ट्रोड की विड्थ का ही है। मतलब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोड से बाहर है। ये जो विड्थ है ना इसकी, ये इस इलेक्ट्रोड की विड्थ के बराबर ही है, ये विड्थ। तो ये डायमेंशन बन रहा है जिसमें जो लंबाई थी वो एल है और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया, दिस इज ए। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका कोई वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम विल बी एल इंटू ए। ये वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, एल इंटू ए क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम इसका एल इंटू ए हो जाएगा। और ये वॉल्यूम किसका है, इस डब्बे का है, या कह लो इस डब्बे के अंदर जितना नमक का पानी आ गया है उसका है। क्योंकि जो वॉल्यूम इस डब्बे का होगा वही वॉल्यूम तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का भी होगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्योंकि इसके अंदर भरा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपने इसके अंदर भरा हुआ है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कितने वॉल्यूम का भरा है, जितना डब्बे का वॉल्यूम है। डब्बे का वॉल्यूम क्या है, एल इंटू ए। तो फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, एल इंटू ए। मतलब इसके अंदर जो नमक का पानी है वो एल इंटू ए वॉल्यूम का है। मेरी बात समझ में आ गई। और उस एल इंटू ए वॉल्यूम जो कि नमक के पानी का है, उसमें 100% इस नमक के कुछ आयंस होंगे। उसमें 100% इस नमक के कुछ आयंस होंगे। आयंस बोले तो A प्लस बी माइनस, A प्लस बी माइनस। मतलब इस डब्बे के अंदर कुछ होंगे A प्लस, कुछ होंगे B माइनस, कुछ होंगे A प्लस, कुछ होंगे B माइनस, कुछ होंगे A प्लस, कुछ होंगे B माइनस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर इतनी आ गई है तो अभी तक बहुत आ गई समझ में। A प्लस बी माइनस के कुछ आयंस होंगे जो L इंटू ए के वॉल्यूम में मौजूद होंगे। ये L इंटू ए का वॉल्यूम इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का है जो L इंटू ए के वॉल्यूम के ही डब्बे के अंदर मौजूद थे। ये डब्बा मैंने ऐसे इमेजिनरी बनाया है, कोई डब्बा वहां पर होगा नहीं, वो जस्ट एक इमेजिनरी डब्बा है जिसके अंदर L इंटू ए का वॉल्यूम है। और किसका वॉल्यूम है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। और अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम है तो मतलब कुछ आयंस उस नमक के होंगे जिसका वो इलेक्ट्रोलाइट बना है। कंसेप्ट क्लियर है? अभी स्क्रीनशॉट लो। अभी मैं, क्योंकि ये अच्छा मैं कर क्या रहा हूं, हाँ, सोच रहे होगे सर बताना क्या चाह रहे हैं। मैं एक्चुअली कापा को डिफाइन करना चाह रहा हूं आपके लिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो आता है, जिसको आप कंडक्टिविटी बोलते हो, उस कंडक्टिविटी को आपके लिए डिफाइन करना चाहता हूं। लेकिन मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। तो ये कहानी क्लियर हो गई। अब मेरी बात को समझो, मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो हमने अब रेजिस्टिविटी को क्या करना है, कंडक्टिविटी को डिफाइन करना है। कंडक्टिविटी को करना है। कंडक्टिविटी बोले तो कापा, विच इज नथिंग बट G इंटू एल बाय ए, यानी कि कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। बढ़िया बात है। अगर इस केस में मैं
एल को यूनिट डायमेंशन मान लू से 1 मीटर, चलो 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तुम्हारे लिए सेंटीमीटर में मेजर करना ज्यादा आसान है, तो चलो 1 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में मान लू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या यह बात सही है कि मैंने यूनिट डायमेंशंस ले लिए? हाँ सर, यूनिट डायमेंशंस ले लिए। किसके लिए सर? वायर की लंबाई 1 सेंटीमीटर लिए और वायर की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर लिए? नहीं, वायर लिए ही नहीं है। तुम सोच रहे हो वायर, अच्छी बात है, क्योंकि तुम ज्यादा अच्छा कनेक्शन महसूस कर पाते हो वायर से। यहां वायर कुछ है नहीं, यहां तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। अच्छा हाँ यार सर, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, तो फिर 1 क्या हुआ सर? ये लंबाई 1 हुई है, यानी कि ये डिस्टेंस आपने मान ली 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में 1 सेंटीमीटर की है। ये डिस्टेंस आपने 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में मान ली 1 सेंटीमीटर की है। और एरिया इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सर जो इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब इलेक्ट्रोड कितना गहराई तक डूबा हुआ है? 1 सेंटीमीटर गहराई तक डूबा हुआ है। और कितना पीछे तक डूबा हुआ है? क्योंकि इलेक्ट्रोड एक प्लेट है तो उसकी पीछे एक विड्थ भी होगी, तो कितने पीछे तक डूबा हुआ है सर? 1 सेंटीमीटर विड्थ तक डूबा हुआ है। बहुत बढ़िया, अब समझे मेरी बात। वो जो इलेक्ट्रोड है वो कितनी गहराई तक डूबा है सर? 1 सेंटीमीटर। और कितना पीछे तक डूबा हुआ है सर? 1 सेंटीमीटर। तभी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, तो ये एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। संपट पड़ी मेरी बात। और लेंथ 1 सेंटीमीटर मतलब 2 प्लेट के बीच में 1 सेंटीमीटर। अब खुद सोचो, 2 प्लेट के डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, 2 प्लेट की डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। मान लो यहां एक प्लेट है, यहां एक प्लेट है, ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रोड की गहराई समझ रहे हो? कितना नीचे तक पानी में डिप है, वो डेप्थ है उसकी 1 सेंटीमीटर। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर तक डेप्थ है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस ऊपर की ये बराबर होगी, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। बढ़िया बात है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। पीछे तक कितना गया हुआ है सर? पीछे तक तो ये 1 सेंटीमीटर गया हुआ है, तो मतलब भाई साहब इसकी जो पीछे की तरफ से विड्थ है वो विड्थ भी 1 सेंटीमीटर है। ये लो, ये भी 1 सेंटीमीटर है। समझ में आया? ये विड्थ समझ में आया? ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा है? मतलब अब देखो सारी डायमेंशंस 1 सेंटीमीटर है। तो जल्दी बता दो यार, ये तो क्यूब हो गया सर, क्योंकि जिसकी सारी डायमेंशन सेम होती हैं वो एक क्यूब हो रहा है। तो यही तो क्यूब यहां बनाया था। मेरी बात समझ में आ रही है? और इस क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? तो सर इस क्यूब का वॉल्यूम होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि क्यूब होता है साइड का क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, तो इट विल बी 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, बोले तो 1 सेंटीमीटर का होल क्यूब। मतलब इस क्यूब की जो वॉल्यूम है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर क्यूब है इसका वॉल्यूम। और 1 सेंटीमीटर क्यूब बच्चा जानता है 1 ml के बराबर होता है। मतलब कल को अगर इसमें पानी भरो, और पानी मत भरो, नमक वाला पानी भरो, तो नमक वाला पानी जब तुम इसमें भर दोगे तो नमक वाला पानी जैसे ही इसके अंदर भरोगे भैया, तो वो नमक वाले पानी का कितना वॉल्यूम आएगा? नमक वाले पानी का 1 ml वॉल्यूम आएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो नमक वाले पानी का कितना वॉल्यूम आएगा? नमक वाले पानी का 1 ml वॉल्यूम आएगा, 1 ml वॉल्यूम आएगा। बिल्कुल सही। और उस 1 ml के अंदर जो कि नमक के पानी का 1 ml है, क्या उसके अंदर कुछ आयंस होंगे? बिल्कुल होंगे। बोलो किस नाम से होंगे? सर वो होंगे A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस। इस आयंस, ये बहुत सारे आयंस होंगे। गिनती मत करने बैठना, जिंदगी निकल जाएगी, तुम गिन नहीं पाओगे। गिनती मत करना, बस ये याद रखना कि कुछ आयंस की संख्या होगी इसके अंदर। अब सुनो, वो आयंस के द्वारा जो भी कंडक्टिविटी ऑफर्ड होगी वो उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कापा कहलाएगा, यानी कि कंडक्टिविटी कहलाएगा। फिर से,
जो इस 1 ml का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसके अंदर जितने भी आयंस है, मुझे नहीं पता कितने आयंस है, 10 हो, 20 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, मुझे नहीं मतलब है, जितने भी आयंस होंगे उनके द्वारा जो भी कंडक्टेंस ऑफर्ड होगी, नॉट कंडक्टिविटी, जो कंडक्टेंस ऑफर्ड होगा वो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी बोले तो काप्पा बन जाएगा। बस यही है। सर 1 मिनट, आपने ऐसा कैसे कह दिया यूनिट डायमेंशन से? बता देते हैं, फॉर्मूला देख लो, अच्छे से देख लो, फॉर्मूला अच्छे से देख लो, मैं रुका हुआ हूं 15 सेकंड रुका हुआ हूं, तुम फॉर्मूला देख लो। कापा जो है, ये कापा जो है, दिस इज कंडक्टिविटी, दिस इज कंडक्टिविटी, और ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है। बढ़िया बात, बढ़िया बात। जी कंडक्टेंस है, एल वायर की 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच की लंबाई है, ए उस इलेक्ट्रोड जो डिप है नमक के पानी में उसकी चौड़ाई है। बढ़िया बात है। और जब मैं मान चुका हूं 2 इलेक्ट्रोड के बीच की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, इलेक्ट्रोड जो डिप है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 सेंटीमीटर है, तो L 1 सेंटीमीटर, A 1 सेंटीमीटर रख दो, L 1 है, A भी 1 है, रख दो। तो भैया L अगर 1 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो काप्पा क्या G के बराबर हो गया? हां सर, काप्पा G के बराबर हो गया। तो काप्पा अगर G के बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या है? सर कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के बराबर है। बिल्कुल सही, खत्म तो हो गई बात। कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के बराबर है, मतलब कंडक्टिविटी कुछ नहीं, कंडक्टेंस की वैल्यू के बराबर है अगर सेल कांस्टेंट को यूनिट मान लिया गया। सेल कांस्टेंट बोले तो L/A, और L/A कब यूनिट आएगा? जब L1 आएगा और A1 आएगा। 1 मतलब 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मतलब जब सेल कांस्टेंट का डायमेंशन यूनिट डायमेंशंस आएंगे, तब जो भी कंडक्टेंस उस सेल के द्वारा ऑफर्ड किया जाएगा वही उस सेल का कापा या कंडक्टिविटी कहलाएगा। अब सुनना, ये तो हो गया लेंथ और ये हो गया एरिया, लेकिन हमने लेंथ और एरिया वायर का तो ले ही नहीं रहे, हम तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो अगर 2 प्लेट्स के बीच में, इलेक्ट्रोड्स के बीच में 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, और जो इलेक्ट्रोड डिप है नमक के सॉल्यूशन में, जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने की जिम्मेदारी लेती हैं, उनका अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस सेल के द्वारा जो भी कंडक्टेंस ऑफर्ड होगा, इस सेल के द्वारा जो भी कंडक्टेंस ऑफर्ड होगा वही उसकी कंडक्टिविटी होगा के, दैट इज कापा, वही उसकी कंडक्टिविटी होगा। सो कापा इज न्यूमेरिकली इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय अ सेल हैविंग सेल कांस्टेंट यूनिटी। सेल कांस्टेंट यूनिटी मतलब 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर और उस इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो डिप है वो 1 सेंटीमीटर। याद रखना, इलेक्ट्रोड का जो एरिया डिप है हम उसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रोड तुम इतनी बड़ी ले लो, मुझे उससे मतलब नहीं है, नमक के पानी में कितनी डिप है, कितनी गहराई तक डिप है, और कितनी पीछे तक, कितनी चौड़ाई तक डिप है, बस वो मेजरमेंट होता है, बस उसके अलावा कुछ नहीं होता। तुम इलेक्ट्रोड भले कितना भी बड़ा ले लो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कापा जो होगा वो कंडक्टेंस, यानी कि कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगी। तो इस 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, जो इस 1 ml डब्बे के अंदर, 1 सेंटीमीटर क्यूब के डब्बे के अंदर भरा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का डब्बा कैसे बना? ये एक इमेजिनरी डब्बा बना है, ऐसा मत सोच लेना ये डब्बा रखा हुआ है। वो तो 2 प्लेट्स के बीच में जितना पानी आ गया, ये 1 प्लेट है, ये 1 प्लेट है, इन 2 प्लेट्स के बीच में जितना पानी आ गया, नमक का पानी बोल रहा हूं मैं, उस नमक के पानी में जितने भी आयंस होंगे, उन आयंस के द्वारा जो भी कंडक्टेंस ऑफर्ड होगा वो कंडक्टिविटी होगा। क्योंकि ये जो 2 प्लेट मैंने ली है ना, ये यूनिट डायमेंशंस की ले रखी है। इन दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, इसकी जो गहराई है नीचे तक वो 1 सेंटीमीटर है, और जो पीछे तक इसकी चौड़ाई है वो भी 1 सेंटीमीटर है। तो ये जो 2 प्लेट्स के बीच में एक अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम आ रहा है, मतलब अगर एक डब्बा बनाऊं तो उस डब्बे का वॉल्यूम भी 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, और उस डब्बे में जितना भी पानी आएगा, नमक का पानी, वो 1 ml पानी माना जाएगा। और उस 1 ml पानी में जितने भी आयंस आएंगे, कितने भी आयंस आ सकते हैं, A+B- कितने भी हो सकते हैं, वो सभी आयंस कुछ कंडक्टिविटी ऑफर करेंगे, कुछ कंडक्टेंस दिखाएंगे, A+B- इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस दिखाएंगे। वो कंडक्टेंस उस चीज की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो इट इज कापा इज इक्वल टू G व्हेन सेल कांस्टेंट इज यूनिटी। अब कापा को आप डिफाइन करने पर आओगे तो डिफाइन भी कर सकते हो, बहुत सिंपल है। क्या होगा कापा? कंडक्टिविटी। इट इज द कंडक्टिविटी, it is the conductance offered by a cell having a cell constant of unit dimension। ये वो कंडक्टेंस है जो एक ऐसे सेल के द्वारा दिखाया गया है जिस सेल का सेल कांस्टेंट यूनिट है।
ये होता है कापा और कंडक्टिविटी। मैं और ज्यादा डिफाइन करूंगा, अभी फिलहाल अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो और जो चीज समझो उसको लिख लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बताता हूं। तो अब अपन ने यहां पर यह समझ लिया है कि कंडक्टिविटी, जो कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको बोलते हैं, वो होता क्या है। तो डेफिनेशन भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो इट इज द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय, कंडक्टेंस offered by a cell having unit cell constant, हैविंग यूनिट सेल कांस्टेंट। क्योंकि जो काप्पा बनता है वो G इंटू सेल कांस्टेंट बनता है, और अगर सेल कांस्टेंट को यूनिट कर दोगे यानी कि 1 कर दोगे, अब 1 कैसे होगा, वो L 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और A 1 सेंटीमीटर, L 1 सेंटीमीटर और A 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेल कांस्टेंट 1 हो जाएगा, काप्पा विल बी इक्वल टू G। अब मेरी बात एक और समझना, इसको एक और तरीके से डिफाइन भी किया जा सकता है। वो क्या है, सेल कांस्टेंट 1 का मतलब क्या है, यूनिटी का मतलब क्या है, कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है वो 1 ml आ जाए। क्योंकि जब सेल कांस्टेंट 1 होगा मतलब दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर होगी, और जो इलेक्ट्रोड्स डिप्ड है उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिप होगा। तो जो वॉल्यूम उसमें इलेक्ट्रोलाइट का आएगा, वो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा वो 1 ml आएगा। और 1 ml के अंदर जितने भी आयंस होंगे, वो आयंस की हमें गिनती नहीं पता, लेकिन 1 ml सॉल्यूशन हमें फिक्स है कि ये वॉल्यूम फिक्स है। उस 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जितने भी आयंस होंगे, उन आयंस के द्वारा जो कंडक्टेंस ऑफर्ड होगा वही स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा, जिसको आप कंडक्टिविटी बोल दोगे। तो एक और डेफिनेशन, कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज, कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय, कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय ऑल द आयंस, जितने भी आयंस हो, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन है तो उसमें कैटायन और एनायन होंगे। सो कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ये 1 ml को ना मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूं, और बल्कि कहो तो अंडरलाइन भी कर दूं। 1 ml ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, 1 ml ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। खत्म बात। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो ये क्या है, वो कंडक्टिविटी है, वो सॉरी कंडक्टेंस है। कंडक्टिविटी क्या है, वो कंडक्टेंस है जो ऑफर्ड किया गया है सारे आयंस के द्वारा। सारे आयंस किसमें, जो मौजूद हैं किसी भी 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर। तो अगर सॉल्यूशन 1 ml है, मतलब सॉल्यूशन 1 ml कैसे हो सकता है, डब्बा ले लो 1 ml का और इसमें भर दो नमक का पानी, इसमें भर दो नमक का पानी, बिना डरे नमक का पानी भर दो। ये नमक का पानी इसमें भर दिया आपने, नमक का पानी आप पूरा भर दिया। ये तय है कि इसका डायमेंशन जो है वो 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो बोलो वॉल्यूम कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब। बोले तो वॉल्यूम हो गया 1 ml। अब इस 1 ml में जितने भी आयंस होंगे, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस B, बहुत सारे आयंस होंगे। तो वो सारे आयंस के द्वारा जो कंडक्टिविटी ऑफर्ड होगी, उस कंडक्टिविटी को हम काप्पा बोल देंगे। दैट्स इट, क्योंकि वो 1 ml सॉल्यूशन है। दैट्स इट, समझ में आया? तो 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन आप ले लो। जैसे आज घर में क्या करो, नमक का पानी ले लो, टाटा नमक, घर का देश का नमक, घर का नमक कौन सा है, टाटा नमक है, वो अपन टाटा नमक मिला दो और पूरा पानी लबालब भर के लबालब उसमें नमक मिला दो। अब उसमें 1 ml सॉल्यूशन निकालो। अब 1 ml कैसे निकालोगे, तुम्हारे ऊपर है, ये तो तुम इतना मेहनत कर लेना। 1 ml तुम निकाल लो और उस 1 ml सॉल्यूशन के द्वारा जो भी कंडक्टेंस ऑफर्ड होगा
क्योंकि उसके अंदर नमक के आयंस होंगे। NaCl मिलाए तो Na+Cl-, जितने Na+Cl और जितने Na+ हो जितने Cl- हो हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन जितने भी आयंस होंगे वो जो कंडक्टेंस ऑफर करेंगे उसे बोल देंगे कंडक्टिविटी, कापा उसे बोल देंगे। क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो ये चीज हो गई, क्लियर हो गया? तो इसे बोलते हैं कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। क्लियर हो गया? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें डेफिनेशंस का, फिर हम आगे बात करते हैं। अब और आगे बात करते हैं बच्चों, थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं, हालांकि ये चीज अभी फिर से आगे भी आएगी। सो द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। 1 सेंटीमीटर क्यूब, एंड वी ऑल नो 1 सेंटीमीटर क्यूब बोले तो 1 ml, तो 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो भी कंडक्टेंस ऑफर करेगा वो कंडक्टिविटी होगा। ये देखो, ये डब्बा इनने भी बना दिया, इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर भरा हुआ है, इसकी लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर, इसकी जो विड्थ है वो 1 सेंटीमीटर, उस डब्बे की हाइट भी 1 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर कुछ जो भी इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर भरे होंगे, मतलब बहुत सारा वॉल्यूम, मतलब आयंस वाला इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इसके अंदर भरा होगा। और इसमें आयंस कौन कौन से होंगे? सर आयंस होंगे A+ और B-, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट मान लेते थोड़ी देर के लिए कि A भी भरा हुआ है। तो वो सारे आयंस के द्वारा जो कंडक्टेंस ऑफर्ड होगा, मतलब जो वायर आप इसके अंदर से निकालोगे यहां से, वो वायर में जो भी आपका कंडक्टेंस ऑफर्ड होगा इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू, उसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रोलाइटिक, उसको हम बोल देंगे उसका कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी। क्लियर हो गया? तो यही सारी चीजें लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, अब इसके बाद व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी। अच्छा ये बताओ, मैंने रेजिस्टिविटी की यूनिट तो बताई नहीं थी, चलो रेजिस्टिविटी की यूनिट निकाल लेते हैं और उसी का रेसिप्रोकल मार देंगे तो कंडक्टिविटी की यूनिट मिल जाएगी, क्योंकि कंडक्टिविटी क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो पहले तो देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे R इंटू रो L बाय A, तो रो बन जाएगा क्या? R इंटू A बाय L, बढ़िया बात है। तो R इंटू A बाय L, तो रो विल बी इक्वल टू R इंटू A बाय। अब रो का फॉर्मूला रेजिस्टिविटी है, रो रेजिस्टिविटी है, फॉर्मूला उसका यूनिट क्या होगी? R इज ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल सपोज सेंटीमीटर में ले रहा हूं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ भी सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, क्या आ गया? ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। किसकी यूनिट है? रेजिस्टिविटी की। तो पहले तो मैंने रेजिस्टिविटी की यूनिट निकाल दी ओम सेंटीमीटर, लेकिन हमें निकालनी है कंडक्टेंस की, और यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कंडक्टिविटी की। तो वो क्या होता है? कापा, which is nothing but 1 upon rho. So the unit will become 1 upon ohm centimeter. 1 upon ohm centimeter. So kappa will be equal to 1 upon ohm up into centimeter, मतलब ohm inverse ऊपर चला जाएगा तो ओम इनवर्स, सेंटीमीटर भी ऊपर चला गया तो सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसकी यूनिट हो गई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर हो गया? सो द न्यू यूनिट ऑफ और द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी इज ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को याद है हमने मो लिख दिया था पलटा के, अपोजिट करके, तो क्या बन जाएगा? के विल बी इक्वल टू अनदर यूनिट मो सेंटीमीटर इनवर्स। मैं यूज नहीं करूंगा, तुम चाहो तो कर लेना, मैं तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ही यूज करूंगा। और याद है ओम इनवर्स को सीमन भी बोलते थे, तो तीसरी यूनिट सीमन पर सेंटीमीटर, सीमन पर सेंटीमीटर। इन तीनों यूनिट में से आप कोई सी भी यूनिट इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने जो डब्बा बनाया मैं वो यूनिट लिखूंगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन ओम इनवर्स को आप मो भी लिख सकते हो, तो मो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा या मो पर सेंटीमीटर हो जाएगा। और ओम इनवर्स को आप सीमन भी बोलते हो, कैपिटल एस डिस्कस कर चुके, तो उसको आप सीमन पर सेंटीमीटर भी बोल सकते हो, यानी कि सीमन सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकते हो। तीनों यूनिट होती है कंडक्टिविटी की। अगेन कंडक्टिविटी इज व्हाट? कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। 1 ml अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है आपके पास, तो उस 1 ml के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जितने भी आयंस होंगे, उन आयंस के द्वारा ऑफर्ड किया गया कंडक्टेंस ही कंडक्टिविटी होगा। कंसेप्ट क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे बात करते हैं। अब बच्चों आगे बात करते हैं,
इन्हीं टर्म से जुड़े हुए कुछ और टर्म्स भी होते हैं, जैसे अब आती है मोलार कंडक्टिविटी। अब आती है मोलार कंडक्टिविटी। अभी तक आपने जो पढ़ा वो पढ़ी थी कंडक्टिविटी, लेकिन अब आती है मोलार कंडक्टिविटी। अब तुम देखना दोनों में अंतर है। सर ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? दोनों ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कंडक्टिविटी पर भी आ सकता है। कंडक्टिविटी मतलब सिंपल कंडक्टिविटी, जिसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 ml होगा। बस ये याद रखना, कंडक्टिविटी कभी सिंगल वर्ड आता है ना, तो तुम सीधे वॉल्यूम पे चले जाना कि वॉल्यूम 1 ml है और इस 1 ml के अंदर जितने भी आयंस होंगे उनके द्वारा जो कंडक्टेंस ऑफर्ड होगा वो कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने बोल दिया मोलार कंडक्टिविटी, ये थोड़ा सा अलग हो गया और ये भी इंपॉर्टेंट है। बल्कि आने वाले अब जो टॉपिक्स होंगे वो मोलार कंडक्टिविटी के इर्द गिर्द ही घूमेंगे। मोलार कंडक्टिविटी क्या है? पहले तो मैं इसको डिनोशन बता देता हूं। इसको लैम्डा एम से डिनोट करते हैं और लैम्डा अलग टाइप का बनता है। वैसे तो देखो लैम्डा तुमको पता है ऐसा बनता है, लेकिन लैम्डा का एक और सिंबल होता है जिसको हम ए ऐसा बोलते हैं। जैसे ए बनाते हो ए, बस ए में बीच का डंडा मत लगाना, सिर्फ ऐसा छोड़ देना, तो ये भी लैम्डा होता है। और ये आपका डिनोशन होगा मोलार कंडक्टिविटी का। बस नीचे छोटा सा एम लिख देना ये बताने के लिए कि भैया तुम मोलार कंडक्टिविटी की बात कर रहे हो। ये हो गया लैम्डा एम, इसको बोलते हैं मोलार कंडक्टिविटी। ठीक है। अब सवाल उठता है कि मोलार कंडक्टिविटी क्या है। कंडक्टिविटी बताओ पहले कि कंडक्टिविटी क्या होता था। सर कंडक्टिविटी होता था किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर 1 ml ले रखा है तो उस 1 ml के अंदर जितने भी आयंस होंगे और उन आयंस के द्वारा जो भी कंडक्टेंस ऑफर्ड होगा वो होता है कंडक्टिविटी। सिंपल कंडक्टिविटी। बढ़िया बात है। मैंने कहा आयंस की कोई गिनती थी? बोले नहीं सर गिनती नहीं थी, जितने भी आयंस होंगे बोला था, लेकिन पूरा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो बस 1 ml होना चाहिए। अच्छा, मतलब वॉल्यूम वहां पर फिक्स करके बोला था कि 1 ml होना चाहिए और आयंस की कोई संख्या फिक्स नहीं करी थी। बोला था आयंस कितने भी हो सकते हैं 1 ml के अंदर, जितने भी आयंस होंगे उनके द्वारा ऑफर्ड कंडक्टेंस को हम कंडक्टिविटी बोलेंगे। बढ़िया बात है। लेकिन अब ध्यान देना, मोलार कंडक्टेंस में वॉल्यूम फिक्स नहीं होगा। मतलब वो बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कितने भी वॉल्यूम का हो चलेगा। हमने कहा यार वॉल्यूम कितना भी हो तो हम तो ऐसा कितना भी वॉल्यूम ले आएंगे। बोले ले आओ, तो फिर क्या हर बार मोलार कंडक्टेंस होगा? बोले नहीं, वॉल्यूम जो होना चाहिए वो कितना भी हो, लेकिन इस बात को इंश्योर करोगे कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट मिला हुआ है, यानी कि जो नमक मिला हुआ है, वो 1 मोल का होना चाहिए। मतलब अगर 1 मोल उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, यानी कि 1 मोल आयंस के बराबर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उसके अंदर है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो वॉल्यूम कितना भी रखे, क्योंकि 1 मोल अलग अलग सॉल्यूशन अलग अलग वॉल्यूम पे बनाएंगे, तो वो वॉल्यूम तो कोई सा भी हो सकता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन 1 मोलार हो, यानी कि उसकी मोलारिटी 1 मोल्स पर लीटर हो, तो फिर हम उसको मान लेंगे कि भैया वो जो कंडक्टेंस ऑफर करेगी उनके आयंस, वो कंडक्टेंस बनेंगे मोलार कंडक्टिविटी। दैट विल बी कॉल्ड एज मोलार कंडक्टिविटी। डेफिनेशन पढ़ो फिर मैं और डिटेल में समझाता हूं। कंडक्टिंग पोटेंशियल यानी कि कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस बोल दो, ऑफ ऑल द आयंस, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस कहां पर? प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। देखो 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। क्योंकि आप 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट तो मिला लोगे, लेकिन किस में मिलाओगे? V सेंटीमीटर क्यूब। अब ये V कुछ भी हो सकता है। देखो कंडक्टिविटी में ये फिक्स था कि 1 सेंटीमीटर ही होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, 1 ml होगा, लेकिन यहां पर कोई ml फिक्स नहीं है। यहां तो V ml हो सकता है, और V ml में लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट मिला होगा वो 1 मोल होगा। यहां मोल की संख्या पर स्ट्रेस दिया गया है, बोला 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए V ml ऑफ सॉल्यूशन में, तो वो आपकी मोलार कंडक्टिविटी होगी, डिनोटेड बाय m नॉट, दिस इज लैम्डा m। ठीक है, वो लैम्डा उनका गायब हो गया, बट ये आपका फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला कैसा है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, सुनते चलो। पहले तो मेरे को ये बताओ कि ये एक जैसे सेल है, एक सेल बना रहा हूं इसमें, ठीक है, और इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर दिया, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इसमें भर दिया, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इसमें भर दिया। अब इसका 1 ml हमने ले लिया, ये 1 ml होगा करीबन, दिख रहा होगा थोड़ा सा यहाँ पर 1 ml, ये 1 ml सॉल्यूशन होगा इसका, ये 1 ml, ये इसके अंदर आपका 1 ml होगा, ठीक है, ये 1 ml होगा इसके अंदर आपका। इसके द्वारा जो भी ऑफर्ड कंडक्टिविटी होगी उसको हम कापा बोल देंगे, सो दैट विल बी कापा, जो कैसे होता है? कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है,
अब हमने कहा भैया कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन तो अच्छी बात है, लेकिन मान लो कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन नहीं है, ये जो है ये 1 ml ना होकर VML हो गया है। कितना ml हो गया? VML। सो दिस इज VML वी आर हैविंग। तो देखो 1 ml के द्वारा जो ऑफर्ड कंडक्टेंस था उसको कापा बोलते हैं। अच्छा 2 ml होता तो कितना होता फिर? सर 2 कापा होता। कापा क्या है? कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन, तो इट इज कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन। 1 ml होता तो कापा ऑफर्ड होता, लेकिन बोला हमने 1 ml नहीं लिया सर, हमने तो 2 ml ले लिया, तो फिर 2 इंटू कापा होता। सर 3 ml ले लेते तो फिर थ्राइस होता कापा की वैल्यू का, कंडक्टिविटी थ्राइस होती कापा की वैल्यू की, क्योंकि कापा कंडक्टिविटी तो तब होती जब 1 ml होता, लेकिन 1 ml का 3 गुना लिया है तो कंडक्टिविटी भी 3 गुना हो जाएगी, तो जो पहले कंडक्टिविटी कापा थी वो अब 3 कापा हो जाएगी। सर 10 ml ले लेते तो सर 10 कापा हो जाती, और हमने लिया है VML, हमने तो VML लिया है भैया, देखो ऊपर VML लिया है, तो फिर कंडक्टिविटी विल बी V कापा, कंडक्टिविटी विल बी V कापा। क्लियर हो गया पहली बात? मतलब जितने ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे कंडक्टेंस को देखने के लिए, उतनी गुना कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो आपने 1 ml जब लिया था तो कापा था, 2 ml ले लिए तो 2 कापा, 3 ml ले लिए तो 3 कापा, 1000 ml ले लो, 1000 ml समझ रहे हो, 1 लीटर, 1000 ml ले लोगे तो 1000 कापा, और मैंने तो कहा भैया मैंने VML लिया तो V कापा। अच्छा अब मैं बोलता हूं कि मैंने एक ऐसा वॉल्यूम ले लिया जिसके अंदर आयंस या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन 1 मोल जा रहा है, 1 मोल, तो उस नए ml को बोल दिया मैंने VMML। VM क्यों बोल दिया? क्योंकि ये मोलार वॉल्यूम है। कौन सा वॉल्यूम है ये? VM इज दी मोलार वॉल्यूम। बोले तो 1 मोल के बराबर के लिए वॉल्यूम, मतलब 1 मोल आयंस जब हो जाएंगे ये वो वाला वॉल्यूम है। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जब हो जाएगा ये वो वाला वॉल्यूम है। मतलब भैया मैंने एक नमक ले लिया और उस नमक को किसी सॉल्यूशन, किसी पानी में 1 मोल नमक मिला दिया, 1 मोल नमक उस पानी में मिला दिया, तो अब जो सॉल्यूशन है वो VM बन गया। VM मतलब एक ऐसा वॉल्यूम बन गया जिसमें जो नमक मिला रखा है वो 1 मोल मिला रखा है, तो वो जो वॉल्यूम कहलाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज मोलार वॉल्यूम, और उसको मैं VM से डिनोट कर रहा हूं। तो अब बताओ कंडक्टिविटी कितनी ऑफर्ड होगी? सर अब कितना ml हो गया? VMML हो गया ना, तो अब कंडक्टिविटी ऑफर्ड होगी VM इंटू कापा। बस यही चीज मैं चाह रहा था। VM इंटू कापा इज द न्यू कंडक्टिविटी विच इज नाउ बीइंग offered by all the ions present in VMML of the solution. Now this VMML of solution is called its molar volume. That is volume of such a solution which contains 1 mole of an electrolyte. समझ में आया? ये वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल प्रेजेंट है। 1 मोल। अब 1 मोल कैसे प्रेजेंट है समझाता हूं। अभी ये चीज क्लियर हुई? ये चीज क्लियर हुई? अब मैं आपको बताता हूं 1 मोल कैसे प्रेजेंट है। मेरी बात 2 मिनट के लिए सुन लो, यहां पर पूरा मैटर ही खत्म हो जाएगा। मान लो मेरे पास ये एक बर्तन है जिसमें प्योर शुद्ध पानी भर रखा है, शुद्ध पानी भर रखा है और कुछ नहीं भर रखा, शुद्ध पानी है, बिल्कुल पानी है भैया इसके अंदर। अब डिस्टिल्ड वाटर है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो भैया ये कोई कंडक्टिविटी ऑफर नहीं करेगा, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पता होनी चाहिए, 10th क्लास में क्वेश्चन कई बार पूछ चुके। शुद्ध पानी के अंदर कोई डिसॉल्व्ड सॉल्ट नहीं होते, इसलिए उसके अंदर आयंस नहीं होते, और आयंस नहीं होंगे तो कंडक्टिविटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि कंडक्टिविटी तो किसी सॉल्यूशन में उसके आयंस की वजह से होती है, और शुद्ध पानी में कोई कंडक्टिविटी नहीं होती क्योंकि आयंस नहीं होते। लेकिन मेरे को इसको शुद्ध थोड़ी ना रखना, मैं तो चाहता हूं कंडक्टिविटी आए, तो भैया अपन इसमें अंदर नमक मिला देंगे। कौन सा नमक मिलाएंगे? कैल्शियम कार्बोनेट मिलाएंगे। तो एक बात तय है कि कैल्शियम कार्बोनेट जैसे ही मिलाऊंगा इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन यह इस बात पे भी निर्भर करता है कि मैंने कितना कैल्शियम कार्बोनेट का नमक मिलाया है। मैं कहता हूं मैंने कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम मिला दिया। पूछो कितना मिला दिया? 100 ग्राम। तुम्हें पता है मैंने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट क्यों मिलाया? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट अगर 100 ग्राम मिला रहा हूं ना, तो कह सकता हूं कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट मिला रहा हूं। क्यों? क्योंकि 1 मोल जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना वो 100 ग्राम वेट का होता है। कर लो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास भी 100 होता है, और मैंने मास ले रखा है गिवन कितना? 100, तो 100 अपॉन 100 1 मोल, मोल 1 हो गए। मतलब इसके अंदर
इसके अंदर जो एक्चुअली सॉल्ट है वो 1 मोल सॉल्ट डिसॉल्व है, और अब जो इसका वॉल्यूम हो गया उस वॉल्यूम को मैं Vm बोल देता हूं, क्योंकि ये वॉल्यूम हो गया मोलार वॉल्यूम। मोलार वॉल्यूम क्यों? क्योंकि 1 मोल नमक इसके अंदर डूबा पड़ा है, और इस Vm सॉल्यूशन के द्वारा जो कंडक्टेंस ऑफर्ड होगा, जो इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होगी, वो कंडक्टिविटी आएगी Vm इंटू कापा, क्योंकि कापा तो तब आती जब इसके 1 ml सॉल्यूशन के बराबर की कंडक्टिविटी में देख लेता। 1 ml सॉल्यूशन के बराबर जो कंडक्टेंस ऑफर्ड होता वो कापा होता, लेकिन ये 1 ml नहीं है। अब ये पूरा सॉल्यूशन मेरे काम का है, क्योंकि इसके अंदर जो नमक है वो 1 मोल है, और उसका जो वॉल्यूम है वो Vm वॉल्यूम है। तो अब ये Vm इंटू कापा हो गया। तो नाउ द न्यू कंडक्टेंस और द न्यू कंडक्टिविटी नाउ इज कॉल्ड Vm इंटू कापा। तो कंडक्टिविटी का एक और फॉर्मूला आ गया, दैट इज कॉल्ड Vm इंटू कापा, which is nothing but a molar conductivity. So conductivity is now Vm into kappa. क्लियर हो गया? और ये कंडक्टिविटी क्योंकि एक ऐसे वॉल्यूम के लिए जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, तो ये कंडक्टिविटी कहलाएगी मोलार कंडक्टिविटी। सो दिस इज मोलार कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय लैम्डा m। मैं आ रहा हूं अभी, ये फॉर्मूला कैसा है उस पर बताता हूं। ये फॉर्मूला समझ में आया? ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले से ही वो फॉर्मूला बनेगा। ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संपट पड़ी मेरी बात सभी को? तो ये Vm इंटू कापा जो है ये मोलार कंडक्टिविटी बता रहा है, जो ये दर्शाना चाहता है कि भैया अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन 1 मोलार हो गया, यानी कि उसके अंदर अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का प्रेजेंट है, तो वो कितनी कंडक्टिविटी ऑफर कर सकता है? तो वो कंडक्टिविटी ऑफर करता है Vm इंटू कापा। कितनी कंडक्टिविटी ऑफर करता है? Vm इंटू कापा के बराबर की कंडक्टिविटी ऑफर करता है, जिसको आप मोलार कंडक्टिविटी बोलते हो। अब ये फॉर्मूले से ये फॉर्मूला कैसे बना समझाता हूं, लेकिन अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये फॉर्मूला अल्टीमेट फॉर्मूला नहीं है, अल्टीमेट फॉर्मूला तो वही है जो प्रिंटेड है, पहले से लिखा हुआ था मैं, लेकिन अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। अब इस फॉर्मूले से वो फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो भैया अब क्या आ गया? अब आ गया, देखते चलो इधर। कहानी पहुंच गई है। मोलार कंडक्टेंस इज इक्वल टू Vm, दैट इज मोलार वॉल्यूम इनटू कापा। सो इट इज द कंडक्टिविटी ऑफर्ड बाय मोलार वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बढ़िया बात है, चलो ठीक है। अच्छा, अपने एक्सपेरिमेंट में क्या चल रहा था? सर अपने एक्सपेरिमेंट में ये चल रहा था कि आपने कंटेनर लिया था, उसमें पहले शुद्ध पानी भरा, लेकिन फिर बोला शुद्ध पानी तो कंडक्टिविटी दिखाएगा नहीं, तो इसके अंदर आपने क्या कर दिया? इसके अंदर सर आपने कोई नमक भर दिया। और कोई नमक क्या भरा सर? वो तो पता ही है, कैल्शियम कार्बोनेट भरा था, जो कि 100 ग्राम था। बढ़िया बात है। तो अब ये 100 ग्राम जो कैल्शियम कार्बोनेट है, एक्चुअली ये बनाएगा मोल्स ऑफ सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट, विच इज नथिंग बट 1 मोल बनाएगा, और इस 1 मोल से जो वॉल्यूम आएगा वो Vm आएगा। बढ़िया बात है। जल्दी से मोलारिटी बता सकते हो इसकी? मोलारिटी सर, मोलारिटी कुछ नहीं होती। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सो इट विल बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आएगा? लीटर में कि मिलीलीटर में? लीटर में। और अगर मिलीलीटर लिखना चाहो तो ऊपर सर 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बढ़िया बात है भैया, 1000 का मल्टीप्लाई करते रहना। और मैं ml में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैंने अभी तक जो केसेस लिए उसमें सारे वॉल्यूम जो लिए वो ml में लिए, ये भी ml में ही था, याद हो तो, इसलिए मैं ml में ले रहा हूं। तो ठीक है, मोलारिटी का ये फॉर्मूला लिखा है, दिस इज मोलारिटी इक्वल टू। अब ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कितने मोल्स डिसॉल्व्ड है? सर 1 मोल डिसॉल्व्ड है, तो मोलारिटी विल बी इक्वल टू 1 मोल इंटू 1000 तो आएगा ही भैया, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कितना सॉल्यूशन का वॉल्यूम है? तुम्ही ने कहा ना Vm ml है, तो Vm ml है, तो दिस इज डिवाइडेड बाय Vm, और वो ml में इसलिए ऊपर 1000 लिख रहा हूं, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो मोलार वॉल्यूम है। वाई मोलार वॉल्यूम? सिर्फ इसीलिए क्योंकि 1 मोल नमक डिसॉल्व्ड है। अगर 1 मोल नमक नहीं होता तो मैं मोलार वॉल्यूम उसको फिर बोलता भी नहीं। तो मैं मोलार वॉल्यूम इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि 1 मोल नमक है, तो 1 मोल नमक आ गया इसके अंदर। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। Vm का फॉर्मूला यहां से बना लो, Vm को उचका दो यहां पर और मोलारिटी को वहां पर गिरा दो, तो ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाय कैपिटल M। आ गया Vm का फॉर्मूला?
बढ़िया बात है, रख दो इस फॉर्मूले में, रख दो इस फॉर्मूले में, लो बन गया तुम्हारा नया फॉर्मूला, खत्म हो गई कहानी। इतना कहां टाइम लग रहा है अपने को। लैम्डा एम दैट इज मोलार कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू कापा इंटू वीएम। व्हाट इज वीएम? 1000 अपॉन मोलारिटी, 1000 अपॉन मोलारिटी, खत्म बात, बस ये बन गया फॉर्मूला। अब देख लो इस फॉर्मूले को, सेम आ गए। क्लियर? तो कुछ नहीं करना था, मोलारिटी के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके वहां से वॉल्यूम की वैल्यू निकाल देनी थी। मतलब एक्चुअली पता है क्या, ये जो 1000 अपॉन एम लिखा है ना, दिस इज वॉल्यूम, और वही कापा इंटू वॉल्यूम वाला एक्सप्रेशन आ गया जो मैंने यहां लिख रखा है, कापा इंटू वॉल्यूम। बस अंतर ये है कि इस बार ये वॉल्यूम आम वॉल्यूम नहीं है। आम वॉल्यूम मतलब कोई हर कोई वॉल्यूम नहीं है, ये जो वॉल्यूम है ये वो वॉल्यूम है जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एक मोल अपने अंदर रखता है। यानी कि एक ऐसे सॉल्यूशन की मोलारिटी है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल प्रेजेंट है, तो ये वो वॉल्यूम है, इसलिए ये मोलार वॉल्यूम है, इसलिए इसको मैं Vm लिखता हूं। अगर मैं सिर्फ V लिख देता तो ये जनरल वॉल्यूम हो जाता है। ये जनरल वॉल्यूम नहीं है, ये वो वॉल्यूम है जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का ये वो वॉल्यूम है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल प्रेजेंट है। इलेक्ट्रोलाइट जिसके अंदर 1 मोल प्रेजेंट है। और 1 मोल कैसे प्रेजेंट है? मैंने एग्जांपल दिया आपको कैल्शियम कार्बोनेट का, जब मैंने 100 ग्राम मिला दिया तो ये 1 मोल होता है। अभी जरूरी नहीं है कि हमेशा 100 ग्राम मिलाए, कोई दूसरा नमक होगा तो उसका कोई और ग्राम होगा, जो उसका मोलर मास होता है उसी के बराबर का ग्राम होना चाहिए, तभी वो 1 मोल होगा। तो ये वो वॉल्यूम है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल प्रेजेंट है, तब जाकर ये Vm कहलाएगा, मोलार वॉल्यूम। और Vm की ही वैल्यू ये 1000 बाय मोलारिटी मैंने यहां रखी है, तो इट इज 1000 बाय मोलारिटी। तो दैट इज वाई लैम्डा एम विल बी इक्वल टू दैट इज मोलार कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय एम। क्लियर हो गया? यहां वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, बस नंबर ऑफ मोल्स शुड बी इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो एक यूनिट होने चाहिए। क्लियर हो गया? क्या ये चीज एक समझ में आई? यहां पर सारी चीजें दी गई हैं। एम इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज एम इज नथिंग बट मोलारिटी, ठीक है, विच कंटेन्स 1 मोल इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आपको एक बार अंतर बता देता हूं, मोलार कंडक्टिविटी और सिंपल कंडक्टिविटी में अंतर बता देता हूं डेफिनेशन के रूप में। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब क्या करते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। सो व्हाट इज कापा? सिंपल कंडक्टिविटी। डेफिनेशन के हिसाब से कंडक्टेंस offered by all the ions present in 1 ml of the solution। ये वो कंडक्टेंस है जो सारे आयंस के द्वारा मिलता है, जिनका वॉल्यूम, जो एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो जिस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 ml होगा। तो ये हो गया आपका सिंपल कंडक्टिविटी। सो इट इज द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय ऑल द आयंस, सारे आयंस जो एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 ml है, तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का अगर वॉल्यूम 1 ml है तो दिस कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस और सिंपल कंडक्टिविटी। बट एक और डेफिनेशन है किसकी? मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी जिसको अपन लैम्डा एम बोलते हैं, क्या है इसकी डेफिनेशन? कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय ऑल द आयंस प्रेजेंट इन Vm वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या तो Vm वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में होंगे और in 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, या फिर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, या फिर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। सो इट इज द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय ऑल द आयंस ईदर प्रेजेंट इन Vm ऑफ द सॉल्यूशन। अब फिर या तो Vm को डिफाइन कर देना, इट इज मोलार वॉल्यूम, दैट इट इज द वॉल्यूम ऑफ सच अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, या फिर डायरेक्ट बोल देना कि इट इज द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन।
यानी कि एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल होगा उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये दोनों में अंतर है। और रिलेशन क्या है? सिंपल रिलेशन ये है कि लैम्डा एम विल बी इक्वल टू कापा इंटू वी एम। तो ये फॉर्मूला है किसका आपके पास? मोलार कंडक्टिविटी का। तो मोलार कंडक्टिविटी क्या होगी? कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो 1 ml के लिए होती है, इंटू वीएम कर देना, क्योंकि उतना वॉल्यूम है उसका मोलार वॉल्यूम है, तभी तो मोलार कंडक्टिविटी बनेगी। तो अगर आप स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कंडक्टिविटी को मोलार वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगी मोलार कंडक्टिविटी या मोलार कंडक्टेंस, जो भी आप इसको बोल सकते हो। और ये इसका बेसिकली फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब स्टूडेंट इसमें आगे और देखते हैं हम लोग। व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मोलार कंडक्टिविटी? क्या यूनिट होगी? सामने आपके पास मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। तो पहले तो देखो, कापा की यूनिट अभी याद है? कापा की यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, याद है? ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यानी कि रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल था। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी? ओम इंटू सेंटीमीटर। ये हो जाएगा रेसिप्रोकल यानी कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। वो यहां पर रख दो। तो लैम्डा एम विल बी इक्वल टू कापा ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो गया आपका कापा इंटू 1000। तो चलो कांस्टेंट है तो 1000 की कोई यूनिट नहीं होगी। मोलारिटी की यूनिट क्या होती है? मोल्स पर लीटर। तो दिस इज मोल्स पर एमएल मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वो सेंटीमीटर क्यूब ऊपर आ जाएगा, तो दिस विल बिकम सेंटीमीटर क्यूब। तो बोलो यूनिट क्या बन गई? ओम इनवर्स, मोल भी ऊपर चला गया, मोल इनवर्स सेंटीमीटर -1 और सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो इट विल बिकम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस विल बी द यूनिट ऑफ मोलार कंडक्टिविटी। ये यूनिट होगी ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट होगी किसकी? मोलार कंडक्टिविटी की। क्लियर हो गया? कैसे निकाली देख लिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बात करेंगे। तो यहां पर यूनिट्स भी खत्म। अब इसके बाद एक और नई कंडक्टिविटी आती है जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। जैसे मोल्स को निकालने के लिए मोल्स के हिसाब से हमने बनाई है वहां पर मोलार कंडक्टिविटी, वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट्स के हिसाब से हम लिखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ग्राम इक्विवेलेंट्स के हिसाब से। और याद है आपको, ग्राम इक्विवेलेंट्स किस में कैलकुलेट करते हो? नॉर्मेलिटी में करते हो। ठीक है, कितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के मौजूद हैं पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ये आप नॉर्मेलिटी में कैलकुलेट करते हो। तो इसके फॉर्मूले में कहीं ना कहीं आप नॉर्मेलिटी की बात करोगे। कैसे करेंगे देख लेते हैं इस बात को। तो अब मेरी बात को समझना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या सिंपल कंडक्टिविटी क्या है? इट इज दी कंडक्टिविटी ऑफर्ड बाय 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन अगर होगा तो उसके अंदर जितने भी आयंस होंगे उनके द्वारा ऑफर्ड कंडक्टेंस को हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कि कापा से डिनोट करेंगे। 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन्स फ्यू आयंस, कुछ आयंस होंगे उनके पास, और उस आयंस के द्वारा ऑफर्ड कंडक्टेंस को हम कापा बोलते हैं। तो ये चीज तो क्लियर हो चुकी है हमको क्या है ये। ठीक है, अब बात हमें करनी है किसकी? कापा की नहीं, बात हमें करनी है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी? अगर मैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लूं, जैसे ये सिंपल पानी है, ये सिंपल पानी है, और अब इस पानी के अंदर क्या डालते हैं? कुछ सोल्यूट डाल देते हैं। ठीक है, कोई सा सॉल्ट डाल देते हैं, कोई सा भी सॉल्ट डाल दो आप, और उस सॉल्ट के ग्राम इक्विवेलेंट्स देख लो कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स आप डाल रहे हो। ग्राम इक्विवेलेंट्स आपको पता है, बेसिक कंसेप्ट में हमने क्लियर किए थे। ग्राम इक्विवेलेंट्स जो रेशियो है वो है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास का। सो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास विल गिव यू ग्राम इक्विवेलेंट्स। और जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं वो आप देख लो, और अगर ग्राम इक्विवेलेंट यूनिटी आ गया यानी कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट आ गया 1, तो हम कहेंगे इसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का मौजूद है इस सॉल्यूशन में। और फिर जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा Vn, दैट इज नॉर्मल वॉल्यूम। नॉर्मल मतलब नॉर्मल नहीं है,
एक नॉर्मेलिटी का वॉल्यूम है, क्योंकि जब ग्राम इक्विवेलेंट 1 हो गया इट मींस नॉर्मेलिटी क्या हो गई, 1 हो गई। तो नॉर्मेलिटी 1 हो गई तो इस वॉल्यूम पे नॉर्मेलिटी 1 हुई तो ये नॉर्मल वॉल्यूम माना जाएगा, यानी कि एक नॉर्मेलिटी के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम माना जाएगा। तो ये Vn वॉल्यूम हो गया एंड एंश्योर कि ये ml में होगा, ये ml में होगा। क्लियर हो गया। तो अब इसके द्वारा ऑफर्ड कंडक्टिविटी क्या होगी, इसके द्वारा जो ऑफर्ड कंडक्टिविटी होगी उसको वैसे तो हम लैम्डा EQ से डिनोट करते हैं, लेकिन दिस लैम्डा EQ विल बी इक्वल टू कापा इंटू Vn। Vn समझ गए क्या है, नॉर्मल वॉल्यूम, क्योंकि कापा तो 1 ml के लिए था, अगर 2 ml होगा तो 2 कापा, 3 ml हुआ तो 3 कापा, 10 ml हुआ 10 कापा, 20 ml हुआ 20 कापा, Vn ml हुआ तो Vn कापा। और Vn ml कब होगा, जब एक नॉर्मल सॉल्यूशन होगा। एक नॉर्मल सॉल्यूशन कब होगा, जब ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा वो 1 होगा, यानी कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा, तब जाकर हम बोलेंगे नॉर्मेलिटी 1 है। फॉर्मूला रखकर देख लेते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच शुड बी इन ml, मतलब होना लीटर में चाहिए बट यहां ml कर देते हैं और 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। So it is gram equivalents upon volume of solution which should be in liter, but अगर आप ml में लिख रहे हो तो 1000 का मल्टीप्लाई करोगे। और आपने मान लिया ग्राम इक्विवेलेंट कितने 1, तो नॉर्मेलिटी क्या हो गई, नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन Vn इंटू 1000। ये आ गई नॉर्मेलिटी। यहां से Vn का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Vn विल बी इक्वल टू 1000 बाय नॉर्मेलिटी, तो ये बन जाएगा 1000 बाय नॉर्मेलिटी। रख दो इस फॉर्मूले में, रख दो इस फॉर्मूले में, क्या हो गया, लैम्डा EQ विल बी इक्वल टू कापा इंटू Vn, Vn बोले तो 1000 बाय नॉर्मेलिटी। ये फॉर्मूला रखना है ना, तो 1000 बाय नॉर्मेलिटी, तो 1000 बाय नॉर्मेलिटी आ गई, यही हमारा फॉर्मूला है जो यहां लिखा हुआ है। सेम तरीका है, कोई अंतर नहीं है। n क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो सेम तरीका है, बस आपने इस बार क्या मान लिए, पिछली बार मोल्स को 1 माना था, इस बार ग्राम इक्विवेलेंट से 1 मान लिए। तो अब देखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की परिभाषा क्या हो गई, द कंडक्टिविटी ऑफर्ड बाय ऑल द आयंस, अभी भी आयंस की संख्या नहीं पता, वो तो पता ही नहीं चल रही कितने हैं, बस बाय ऑल द आयंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन हैविंग नॉर्मेलिटी इक्वल टू 1, having normality equal to 1 or present in such a solution which contains 1 gram equivalents per liter. So it is a norm, it is the equivalent conductivity of such solution which contains 1 gram equivalent of an electrolyte. तो 1 gram equivalent of an electrolyte होगा तो ये वो solution आएगा। क्लियर हो गया बच्चों, तो this is called normality and this will contain 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। तो Vn हमने मान लिया इंटू 1000 हमने कर लिया, तो इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट पर लीटर। नॉर्मेलिटी होता है, अगर ग्राम इक्विवेलेंट को आपने 1 मान लिया है तो ये एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी बताएगा जिसके अंदर जो सोल्यूट एज अ सॉल्ट फॉर्म में गया है वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट गया है। तो फिर जो भी आयंस उसे 1 ग्राम इक्विवेलेंट से बनेंगे उनके द्वारा जो भी कंडक्टेंस ऑफर्ड होगा वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी माना जाएगा। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। 2 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो दोनों में आपको ध्यान देना है, कापा इंटू Vn कर दिया, दिस इज कापा, ठीक है, कापा इंटू Vn कर दिया, वेयर Vn इज द नॉर्मल वॉल्यूम, यानी कि ये वो वॉल्यूम है जिस समय इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट थे, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट थे, तो ये वो वॉल्यूम है, ठीक है। और फिर वॉल्यूम को हमने लिख दिया नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले से 1000 बाय नॉर्मेलिटी, और Vn की जगह हमने 1000 बाय नॉर्मेलिटी लगा दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बात करते हैं। फिर अब बच्चों आगे चलते हैं और आगे और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी, देख लो, पहले मेरी बात समझ लो। कापा की यूनिट तो क्लियर है सबको, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है भैया। कापा की तो यूनिट सबको क्लियर है। नॉर्मेलिटी की यूनिट, क्योंकि नॉर्मेलिटी यूज हो रहा है, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर और पर ml, यहां तो ml चल रहा है, चलो ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। ऊपर 1000 कर दिया ना तो वो लीटर में ही जा रहा है, बट यहां तो सेंटीमीटर क्यूब है।
ग्राम इक्विवेलेंट, तो नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स इंटू सेंटीमीटर -3। तो ये ऊपर आकर सेंटीमीटर -3 हो जाएगा। क्या करें, फॉर्मूले में रख दे, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा EQ विल बी इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी विल बी क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स इंटू सेंटीमीटर क्यूब, वो भी -3, सॉरी, पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पर सेंटीमीटर क्यूब ऊपर खिसका दो, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पॉजिटिव में, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, कापा को क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो लैम्डा EQ विल बी इक्वल टू कापा क्या हो गया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 की कोई यूनिट नहीं होगी, इंटू सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट्स। बोलो क्या यूनिट बन गई, ओम इनवर्स ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यूनिट बन गई। सो ओम इनवर्स ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट लगभग सेम है, बस अंतर ये मोलार कंडक्टिविटी से कि इसमें ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स यूज किया है, वहां मोल इनवर्स आता था, क्योंकि मोलारिटी में हम मोल्स कैलकुलेट करते सॉल्यूशन के अंदर, जबकि नॉर्मेलिटी में हम ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करते सॉल्यूशन के अंदर। तो ये ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स हो गया, यही मोलार कंडक्टिविटी में मोल इनवर्स आता था। क्लियर हो गई बात, ये इसकी यूनिट है फाइनली जो हमने निकाली है। स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद आगे बात करेंगे। तो यहां पर यूनिट्स भी खत्म हो गई बच्चों। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसमें आप रिलेशन जानोगे इन दोनों के बीच का, मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यानी कि मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच का रिलेशन क्या है। तो मैं आपको बता दूं, रिलेशन जानने के लिए आपको पहले मोलारिटी और नॉर्मेलिटी के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। आपको पता है मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन क्या है, एक एन फैक्टर का, वैलेंसी फैक्टर का रिलेशन है। सो नॉर्मेलिटी is equal to molarity into n times, molarity into वैलेंसी फैक्टर। n टाइम्स बोले तो n क्या होता है यहां पर, वैलेंसी फैक्टर। सो n हियर विल बी वैलेंसी फैक्टर। तो n जो होगा वो आपका वैलेंसी फैक्टर होगा। क्लियर हो गया। अब यहां पर मेरी बात को सुनना, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलारिटी अपन लिख सकते हैं यहां से क्या, n। तो नॉर्मेलिटी अपॉन मोलारिटी इज इक्वल टू n विच इज कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर। कई जगह पर n, कई जगह पर z, जैसे यहां देखोगे तो z होगा, कई बुक्स में z भी दिया रहता है, इसलिए हम दोनों बात कर लेते हैं, n हो z हो, बात एक ही है। अब रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो रिलेशन को कैसे समझेंगे, मोलार कंडक्टिविटी क्या है, कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, और नॉर्मेलिटी कंडक्टिविटी क्या है, वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, सॉरी, कापा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। क्या करते, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही दोनों को डिवाइड करेंगे तो देख लो यहां पर कापा इंटू 1000 और कापा इंटू 1000 कैंसिल हो जाएगा, कापा इंटू 1000 और कापा इंटू 1000 कैलकुलेट हो गया, कैंसिल हो गया। ये 1 बाय मोलारिटी डिवाइडेड बाय 1 बाय नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी ऊपर चला जाएगा, कूद के ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो गया, जल्दी से यहां पर देखेंगे फॉर्मूला क्या आ गया, मोलार कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू नॉर्मेलिटी बाय मोलारिटी, क्योंकि नॉर्मेलिटी उचक के ऊपर आ जाएगी और मोलारिटी नीचे ही रह जाएगी। तो नॉर्मेलिटी जैसे ही कूद के ऊपर आई तो ये बन गया ऊपर नॉर्मेलिटी न्यूमरेटर में और नीचे मोलारिटी। तो क्या हो गया, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलारिटी, ये हो गया नॉर्मेलिटी अपॉन मोलारिटी एन फैक्टर के बराबर। तो मोलार कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू एन फैक्टर, ये होता है। क्लियर हो गया। सो मोलार कंडक्टिविटी अपॉन नॉर्मेलिटी इक्वल टू z इंटू मोलारिटी, सो मोलार कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू एन फैक्टर, ये आपका एन फैक्टर आ जाएगा।
क्लियर हो गया बच्चों? तो इस तरीके से हम इन दोनों के बीच का रिलेशन देख लेते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। तो बच्चों अपन को फॉर्मूला मिल गया फाइनली। यहां पर एक चीज जो है, ये चीज थोड़ी सी यहां गलत प्रिंट हुई है, तो इसको इग्नोर कर देना, ये वाले फॉर्मूले को, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो फॉर्मूला सिंपल सा यही है कि जब आप लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इक्यू करते हो तो नॉर्मेलिटी ऊपर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा नॉर्मेलिटी अपॉन मोलारिटी। तो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इक्यू विल बी इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन मोलारिटी। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और नॉर्मेलिटी अपॉन मोलारिटी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि किसके बराबर होता है, एन फैक्टर के बराबर होता है। तो नॉर्मेलिटी अपॉन मोलारिटी एन फैक्टर के बराबर होता है, तो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इक्यू विल बी इक्वल टू एन, जिसको आप एन फैक्टर बोलते हो। तो अब यहां से आप क्या लिख सकते हो, नॉर्मल लैम्डा एम यानी कि मोलार कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। आप ये लिख सकते हो, तो मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया। क्लियर हो गया? सो मोलार कंडक्टिविटी जो होती है वो वैलेंसी फैक्टर टाइम्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के इक्वल होती है। तो जब आप मोलार कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो और आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पहले से ही पता है, तो आप उस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर कर देना। और वैलेंसी फैक्टर किसका होगा, एन फैक्टर जो होगा वो किसका होगा, जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में सॉल्ट गया है, जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में सॉल्यूट गया हुआ है, तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट या सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर होगा ये। तो वो जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो यहां पर मल्टीप्लाई होगा। क्लियर हो गई बात? जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं इसी बेस, और फिर हम वीडियो कंक्लूड करेंगे। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये था बच्चों हमारा रिलेशन बिटवीन मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और इसी पर बेस्ड आपके पास एक मतलब एक एग्जांपल भी आपको बताया है। सो मोलार कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू z टाइम्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये आपका रिलेशन दिख ही रहा है आपको, यही रिलेशन था जिसकी हमने वहां पर बात करी थी कि जो मोलार कंडक्टिविटी होगा वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर होगा। एग्जांपल देखते हैं, अगर मैग्नीशियम सल्फेट नाम का सॉल्ट आपने मिला रखा है इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में, यानी कि जो सोल्यूशन आपके पास है उसमें आपने मैग्नीशियम सल्फेट का अगर सॉल्ट मिला रखा है, तो आपको पता है इस सॉल्ट में जो भी कैटायनिक चार्ज होगा वो वैलेंसी फैक्टर होगा। तो MgSO4 अगर आपके पास है, तो MgSO4 में कैटायनिक चार्ज कितना होता है, +2, तो Mg पर आ गया कितना, +2 का चार्ज। तो ये इसका Z हो गया, तो इसका Z जो हो गया दैट इज इक्वल टू 2, यानी कि वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया। Z बोलो N बोलो डजंट मैटर, तो वैलेंसी फैक्टर इसका 2 हो गया। अब आपकी मोलार कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि जो मोलार कंडक्टिविटी है वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का डबल आएगी, क्योंकि आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में जब भी मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो ये आपको दे देगा क्या, मोलार कंडक्टिविटी। सो मोलार कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय 2। क्लियर हो गया बच्चों? तो इस तरीके से ये हमारे चीज रिलेशंस आते हैं जो मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर बनाए जाते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं कि मोलार कंडक्टिविटी को कैसे वेरी किया जाता है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था स्टूडेंट इस वीडियो का पार्ट जिसमें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए मोलार कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच का रिलेशन, सिंपल कंडक्टिविटी क्या होती है वो देखा, कंडक्टेंस क्या होता है उसके बारे में जाना, और सबसे पहले जहां से वीडियो शुरू हुआ था कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होती है वो जाना। देखो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से ही हम आए थे ओम्स लॉ से, अगर याद हो तो, क्योंकि वो चीजें ऐसी थी जो हमने पढ़ी थी, उसी से चीजें हमने कनेक्ट करी। फिर रेजिस्टेंस का अपोजिट बनाया है कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का अपोजिट बनाया है कंडक्टिविटी। फिर वो कंडक्टिविटी डिफाइन की कि वो 1 ml में प्रेजेंट आयंस के द्वारा कंडक्टेंस जो ऑफर्ड होता है वो उसके बराबर होती है। फिर हमने कहा 1 ml नहीं हुआ तो कुछ और ml होगा, तो क्या होगा, तो उतना वैल्यू कापा में मल्टीप्लाई होता जाएगा। फिर हमने बात करी मोलार कंडक्टिविटी की जो Vm वॉल्यूम के लिए होती है। फिर बात करी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की जो Vn वॉल्यूम के लिए होती है, और कापा को Vm से मल्टीप्लाई करके मोलार कंडक्टिविटी निकाली और कापा को Vn से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाली। फिर मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच का रिलेशन भी देखा।
तो ये था हमारे इस वीडियो में। अब अगले वीडियो में हम लोग बच्चों देखेंगे ये जो मोलार कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि अब हमें प्रिसाइसली मोलार कंडक्टिविटी लेकर चलना है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमें इतने ज्यादा सिलेबस में नहीं है, जितना था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, और वैसे भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो, अगर आपको मोलार कंडक्टिविटी पता है तो आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल लोगे। लेकिन आगे जो भी हमारी थ्योरीज हैं इस चैप्टर में, वो सारी थ्योरीज हमारी मोलार कंडक्टिविटी के ऊपर है। मतलब वो सारी थ्योरीज जो हमारी चलती है वो मोलार कंडक्टिविटी के ऊपर चलती है। चाहे आप बात करो, अभी डीएचओ इक्वेशन आएगी अगले वीडियो में, जिसमें हम वेरिएशंस देखेंगे मोलार कंडक्टिविटी का विद कंसंट्रेशन। फिर उसके आगे देखेंगे कोलरोचस लॉ, वो भी मोलार कंडक्टेंस पे ही बात करता है। तो वो सारी चीजें जो आएंगी मोलार कंडक्टेंस या मोलार कंडक्टिविटी के ऊपर ही आएंगी। ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल के साथ, और आप लॉग इन कर सकते हैं magnetbrains.com पर, जहां क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर, हर टॉपिक का एक्सक्लूसिव वीडियो की प्लेलिस्ट है वहां पर, वो आप एक्सेस कर सकते हैं और वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड।